अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नावल उर्दू लाइब्रेरी चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके लिए नावल लेकर आई हूँ। उसका नाम है मर्द और इसकी राइटर है ज़ैनब शमीम। तो उस नावल को शुरू करते हैं। शहर के बीचों बीच एक छोटा सा घर मौजूद था जिसमें 5 अफराद रहते थे। कैसर साहब जो घर के सरबराह थे और इनकी बेगम नसीमा, इनके 3 बच्चे थे, 2 बेटी शानजे और शाजीन जो जुड़वा थी। इनका बड़ा बेटा फरजीन जो अब 21 साल का हो चुका था। कैसर साहब ने एक कपड़े की दुकान थी जिससे पूरे घर का गुजर बसर चलता था। दोनों बेटियां भी 10वीं क्लास में पढ़ रही थी। इनका बेटा फरजीन दिन रात मेहनत करता, अपनी पढ़ाई के लिए रात रात भर जाकर अपने एग्ज़ाम की तैयारी करता और साथ साथ छुप कर एक होटल में वेटर का काम भी करता था, जिसकी खबर इसके माँ बाप को नहीं थी। आज इसके ग्रेजुएशन का रिजल्ट आना था। वो परेशानी से कंप्यूटर के सामने बैठा अपने नाखून चबा रहा था कि अचानक इसके सामने स्क्रीन पर पासिंग शीट लिस्ट शो होने लगी थी। वो परेशानी से पहलू बदलता स्क्रीन को स्क्रॉल करने लगा था कि अचानक इसकी नज़र अपने रोल नंबर पड़ी जो बिल्कुल अपर ऊपर फर्स्ट डिवीज़न के कॉलम में शो हो रहे थे। वो खुशी से उठकर झूमता हुआ फ़ौरन कमरे से बाहर को भागा था। माँ माँ! वो पूरे घर में भागता, चीख चीख कर अपनी माँ को आवाज़ देता, अपनी खुशी की खबर सुनाने के लिए बेचैन हो रहा था। क्या हो गया है फरजीन, क्यों इस तरह गला फाड़ रहा है? माँ, मैं अव्वल आया हूँ एग्ज़ाम में। वो अपनी माँ को दोनों बाजुओं से पकड़े गोल गोल घुमाता अपनी खुशी इनके सामने बयान करने लगा था। अरे दूर हट कमबख्त मारा, इसमें कौन सी खुशी वाली बात है? तू पढ़ता ही इतना कीड़े की तरह तो अव्वल नहीं आता तो क्या आखिर आता? ये पकड़ पैसे और मार्केट जाकर मुझे सौदा ला दे। किचन खाली पड़ा है, बस हर वक्त खाली बैठ कर बिस्तर दे तोड़ने दें तु तोड़ने दें तुझे। अब जाकर मुंह क्या देख रहा है? अब जा भी मुंह क्या देख रहा है? वो तो अपनी माँ से खुशी बांटने आया था, पर इसकी माँ ने खाली बैठने का ताना दे दिया था। वो पैसे अपनी मुट्ठी में दबाए, अपने चेहरे पर वीरानी सजाए, बोझल दिल के साथ अपनी खुशी को साइड पर रखता घर की ज़रूरत पूरी करने निकल पड़ा था। कैसर साहब सहन के बरामदे पर बैठे शाम की चाय पी रहे थे। बाहर से थका हारा फरजीन नढाल सी हालत में घर में दाखिल हुआ। बरखुदार, कहाँ से आ रहे हो? वो तफ्तीशी नज़र से अपने बेटे पर गाड़े पूछने लगे। बाबा, वो ऑफिस में इंटरव्यू देने गया था जॉब के लिए। तो क्या बना पुत्र जॉब का? वो उन्होंने इनकार कर दिया। जॉब देने से बोल रहे हैं, एक्सपीरियंस चाहिए, और अगर जॉब चाहिए तो कुछ मिठाई के पैसे तो हाथ में रखने पड़ेंगे। कितना मांगा है पैसा? 5 लाख रुपए। कहता था मैं इस पढ़ाई वढ़ाई से कुछ नहीं होगा, जाकर कोई काम धंधा सीख ले। पर तेरे सर पे तो इस पढ़ाई का भूत सवार था। अगर अभी कुछ सीख लेता तो इस तरह नकम्मा खाली जेब ना भरता। यहाँ कोई मेरी बात ही कहाँ सुनता है। सबको अपनी पढ़ाई अपनी ही करने की पड़ी होती है। आखिर मैं कब तक इस बूढ़ी हड्डी से तुम लोगों का पेट भरता रहूंगा? वो गुस्से से कहते तनपन करते बाहर निकल गए थे। वो सुबह से भूखे पेट दर दर की ठोकरें खाता खाली हाथ घर लौटा था। वो घर आकर अपनी माँ के हाथ का बना खाना खाकर इनसे अपने दुख दर्द बांटना चाहता था। इनके गोद में सर रखकर पुरसुकून नींद सोना चाहता था, पर यहाँ भी बेसुकूनी ही बेसुकूनी थी। वो खामोशी से सर झुकाए, हलक में आंसुओं का फंदा निगलता मरे कदमों के साथ अपने कमरे की तरफ बढ़ा था, जब पीछे से नसीमा बेगम ने इसे पुकारा। फरजीन, आकर खाना खा ले। मैं बार बार गर्म नहीं कर सकती, मेरी बूढ़ी हड्डी में इतनी जहानी की इस उम्र में तुम लोगों के पीछे भागूं। माँ, मैं खाना खाकर आया हूँ, तू जाकर आराम कर, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। चल ठीक है, जैसे तेरी मर्ज़ी। फरजीन अपनी माँ की तरफ से बेफिक्र करता कमरे में बंद हो गया था। ज़िंदगी में मेरे एक मौत जैसा सन्नाटा है। फटे जेब, तन पर पुराने कपड़े, यही मेरे मुजस्मे का खाका है। शहर शहर फिरो अपने पहचान की तलाश में, पैरों पर मेरे छाले और किस्मत की लकीरों पर स्याही की तहरीर है। भाई वो किचन की ज़मीन पर बैठा नाश्ता कर रहा था जब अपने पीछे से दोनों बहनों की पुकार सुनाई दी। हाँ बेटा बोलो। फरजीन की हमेशा से आदत थी, वो अपनी 15 साल बहनों को बेटा कहकर मुखातिब करता था। भाई, आपने कहा था जब हम 10वीं के एग्ज़ाम में पास होंगे तो आप हमें नए जोड़े बनवा कर देंगे, तो बताएं हमारा नया जोड़ा कब ला कर दे रहे हैं? बेटा, वो अभी तो मैंने सारे पैसे जॉब की तलाश में लगा दिए हैं। मैं अगले महीने पक्का तुम दोनों को जोड़ा ला दूंगा। वो शर्मिंदगी के मारे अपना सर झुकाए बोलता नाश्ते से हाथ झाड़ उठे खड़ा हुआ था। रहने दे भाई, आपके जेब में पैसे कब होते हैं? जब भी कुछ लाने को बोलो तो इसी तरह का बहाना बना देते हैं। शान से बहुत मुंह फाड़ती वो करारा सा जवाब देती किचन की दहलीज से पलट गई थी, जबकि दूसरी बहन वही खड़ी भाई का झुका सर देख रही थी। भाई, आप परेशान नहीं हो, मैं समझाऊंगी इसे, अभी वो ना समझ है। आप इसकी बात का बुरा मत मानिएगा। वो आस्था आवाज़ में कहती अपने बड़े भाई को शर्मिंदगी से निकालने की कोशिश कर रही थी। बेटा, आप इससे कहना भाई ला देंगे इसके नए जोड़े में, आप दोनों
से शर्मिंदा हूँ, अपना वादा पूरा ना कर सका। अब मैं चलता हूँ, मेरा इंटरव्यू है, मुझे देर हो रही है। वो शहज़ीन के सर पर हाथ रखता घर से निकल गया था। अस्सलाम वालेकुम फ़रज़ीन, कैसा है? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ। तारिक, हाँ तू बोल, इतनी जल्दी में यहाँ क्यों बुलाया है? ठंड रख यार, आप बैठ कर बात करते हैं। आप बैठ कर बात करते हैं। वो दोनों एक होटल में बैठे चाय से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे जब तारिक एक बार फिर बोला था, अब तू बता क्यों बुलाया मुझे यहाँ पर? वो तारिक, दरअसल मुझे कुछ पैसे चाहिए, मुझे एक छोटी सी नौकरी मिल गई है, ये पैसे भी मैं तुझे बहुत जल्द वापस लौटा दूंगा। वो अपने नाखून से टेबल को खुरचता नजरें टेबल पर गाड़े अटक अटक बोल रहा था। वो एक खुददार शख्स था, इसने कभी अपनी ज़ात की ज़रूरत के लिए दूसरों के सामने हाथ नहीं फैलाए थे, लेकिन आज बहन की नाराज़गी ने इस हद तक मजबूर कर डाला था। कितने पैसे चाहिए? 10,000। लेकिन अगर 8 भी देगा तो चल जाएगा, पर तुझे पैसे चाहिए क्यों? यार, एक वादा किया था अपनी बहनों से, बस वो पूरा करना चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन मेरे पास अभी 8,000 है, तो इसे रख ले, बाकी अगर और पैसों की ज़रूरत पड़े तो बता देना। शुक्रिया यार। फरजीन आगे बढ़ के इसे गले से लगाए मशगूल लहजे में बोलता है, इससे अलग हुआ था। शुक्रिया, कैसा जिगरी दोस्त हूँ तेरा, अगर मैं मदद नहीं करूँगा तो कौन करेगा? चल अब मैं चलता हूँ, ख्याल रखना अपना मेरे यार। फरजीन होटल की टेबल पर चाय के पैसे रखता खुशी से झूमते हुए मार्केट के रास्ते निकल पड़ा था। इसका रुख लेडीज कपड़ों की दुकान की तरफ था। वो हर दुकान पर बारी बारी जाकर कपड़े देखता, लेकिन इससे कुछ पसंद न आया। अभी वो दूर खड़ा एक दुकान की तरफ जा रहा था, किसी पल इसकी नज़र दुकान के बाहर डमी पर लगे खूबसूरत मेहरून रंग के जोड़े पर पड़ी, तो इसकी नज़र कुछ पल के लिए इस जोड़े पर ठहर सी गई थी। हाँ, ये जोड़ा पसंद आएगा शानज़ और शहज़ीन को, वो ये सोचता हुआ खुशी से झूमता दुकान के अंदर दाखिल हुआ था। भाई, ये ड्रेस कितने के दे रहे हैं? वो दुकानदार से बड़े मीठे लहजे में कहता। कीमत पूछने लगा। भाई, ये जोड़ा आपको 1,000 एक भाई, ये आपको जोड़ा 3,000 का पड़ेगा। आपको कितने लेने हैं? भाईजान, मुझे 2 जोड़े लेने हैं, कुछ मुनासिब कीमत लगाएं। चलें भाई, आपको ये 2 जोड़े 5,000 में दे दूंगा। बात करते करते इसकी नज़र अचानक एक शॉल पर गिरी, जिसका रंग गहरा था। इसके किनारे पर गोल्डन तार की मदद से बड़ी ही नफासत से काम किया गया था। वो शाल देखने में नहायत ही खूबसूरत लग रहा था। भाई, ये शाल कितने की दे रहे हैं? ये शाल आपके लिए 2,000 का लगा दूंगा। अच्छा, ऐसा करो, इसे भी पैक कर दो। माँ ये शॉल देखकर खुश हो जाएंगी। वो अपने जहन में अपनी माँ का अमल सोचकर दिली दिल में खुश होने लगा था। वो मार्केट से सारा सामान उठाए बस स्टॉप से बस पकड़ता घर की तरफ निकल पड़ा था। फरजीन जब घर पहुंचा तो दोनों बहनें दरवाजे के बरामदे में बैठी पड़ रही थी। इसकी माँ कुछ किचन में कुछ रात का खाना तैयार करने में मसरूफ थी। वो खामोशी से चलता हुआ अपनी नाराज़ बहनों के बराबर में जाकर बैठ गया। लगता है कोई अपने भाई से नाराज़ है। शानजे कुछ ना बोली, बस मुंह फुलाए किताब में सर दिए बैठी रही। मैंने सोचा था अपनी गुड़िया को ये जोड़ा दूंगा, पर अब कोई नाराज़ है तो जोड़ा देना कैंसिल। वो शरारत से कहते अपनी मुस्कुराहट को दांतों तले दांतों तले लब दबाए छुपा गया था। शान से किताबों में सर दिए कर रखी उसे अपने सामने रखे कपड़ों को देख रही थी, जो बेहद खूबसूरत थे। शहज़ीन, आप दोनों जोड़ा रख लो। क्यों क्यों रखेगी वो दोनों जोड़ा? मैं आपसे नाराज़ थोड़ी हूँ भाई, आप तो दुनिया के बेस्ट भाई हैं। शाहज़े भाई को खूब मक्खन लगाती जोड़ा लेकर अपने कमरे में भाग गई थी। शुक्रिया भाई। शाज़ीन भी शुक्रिया अदा करती कमरे की तरफ चल पड़ी थी। माल, ये शॉल मैं तेरे लिए लाया हूँ, वो देख कितना खूबसूरत है, एक बार पहन कर दिखाना। वो शॉल उठाए किचन में दाखिल होता अपनी माँ से फरमाइश करने लगा। फरजीन, क्या ज़रूरत है इतने पैसे खर्च करने की, और कहाँ से आए तेरे पैसे? कोई गलत काम तो नहीं किया ना तूने? माँ, कोई गलत काम नहीं किया, मुझे जॉब मिल गई है तो वही से कुछ एडवांस मांगा है। ये ले, मुंह मिठा कर दूर हट इस मिठाई को, अब बस यही रह गया है था सुनना। अभी नौकरी मिली नहीं और अय्याशियाँ शुरू कर दी तूने। पैसे बचाएगा तब ही तो अपनी दोनों बहनों की शादी करवा सकेगा ना। अब तुझे ही इनकी शादी की जिम्मेदारी उठानी है, समझा? जी माँ। वो अपनी ख्वाहिश को दिल में दबाता अपने मायूस चेहरे पर ज़बरदस्ती मुस्कुराहट सजा अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था, एक नया बोझ अपने कंधों पर डाले। इसकी नौकरी को लगे 2 साल गुजर चुके थे। आज इसके घर तमाम खानदान वालों के लिए दावत रखी गई थी। वो सुबह से काम में मसरूफ अब अपने कमरे में लेटा आराम कर था जब इसका फ़ोन रिंग हुआ। वो फ़ोन की स्क्रीन पर रिमशा का नाम जगमगाता देख इसके चेहरे पर खूबसूरत सी मुस्कुराहट ने रक्सा किया था। वो फ़ौरन हाथ बढ़ाकर साइड टेबल से फ़ोन उठाता, यस करके अपने कान से लगा चुका था। सारी, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ, सुबह से कॉल क्यों नहीं की? मुझे कब से इंतज़ार कर रही थी तुम्हारे कॉल का। यार, सांस तो ले लो। क्या एक ही सांस में सारी शिकायतें कर डाली हैं? हाँ तो बताओ, कॉल क्यों नहीं की मुझे?
रिमशा मसरूफ़ था। यार सुबह से अभी तो सांस लेने की मोहलत मिली है। फ़रज़ीन मैं मिलना चाहती हूँ तुमसे अभी, मैं भी तुमसे मिलना चाहता हूँ, पर आज मेरे घर पर ख़ानदान वालों की दावत रखी गई है, हम कल ऑफिस में मिलेंगे। अभी वो मज़ीद कुछ कहता, बाहर से सबके शोर गुल की आवाज़ें आने लगी थी। इतने में दरवाज़ा खोल कर उसकी माँ कमरे के अंदर आई थी। उसे फ़ौरन तैयार होकर बाहर आने का हुक्म देती वापस सी के लिए पलट गई थी। फ़रज़ीन और रिमशा ऑफिस में पहली बार मिले थे। दोनों की सरसरी सी बातचीत होते होते एक गहरी दोस्ती में बदल गई थी और दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। कब वो दोनों इस राह के मुसाफिर हो गए, इन्हें इस बात की खबर नहीं हुई थी। फ़रज़ीन सफ़ेद शलवार कमीज़ पहने धुले धुले चेहरे के साथ सलीके से बाल बनाए बाहर आया तो माहौल को इतना अजीब देखकर ठटका ज़रूर था। वहाँ सब खानदान वाले भारी ड्रेस में मौजूद कुछ गलत होने का पता दे रहे थे। ये सब क्या हो रहा है, इतनी तैयारी, आखिर बात क्या है। वो अपनी सोचों की उलझनों में फंसा नज़र अपनी माँ की तलाश में घुमाने लगा। इसका इरादा अपनी माँ से सब कुछ पूछने का था। फ़रज़ीन यहाँ आकर बैठो। इसकी माँ मेहमानों के बीच से निकलती, इसका हाथ थामे से सोफे पर बैठाए खुद घर में मौजूद एक कमरे के अंदर घुस गई थी। कुछ वक्त गुजरने के बाद ही वो अपने हमरा सुर्ख रंग के जोड़े में मलबूस एक लड़की, जो हकीकतन इसकी पुप्पो की छोटी बेटी अबरीश थी, जिसे इसकी माँ अपने साथ लिए आगे बढ़ने लगी। वो छोटे छोटे कदम उठाए नसीमा बेगम के साथ बड़े इस तरीके से चलती हुई फ़रज़ीन के बराबर में आकर बैठ गई। माँ ये सब क्या हो रहा है? बेटा तुम्हारी और अबरीश की मंगनी है। मंगनी? वो ज़ुबान से ये लफ्ज़ दोहराता किसी गहरी खाई में जा गिरा था। माँ आप लोगों ने मुझे कुछ बताया नहीं, यहाँ तक कि मुझसे मेरी मर्ज़ी तक ना पूछी, सीधा आप लोगों ने अपने फ़ैसले थोप डाले मुझ पर। फ़रज़ीन इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी बैठो रस्म शुरू करनी है। पर माँ, फ़रज़ीन की आंखों में एक इल्तिजा थी, पर वर कुछ नहीं कहा ना तुम्हारी माँ ने। बैठो। इस बहस को लंबी होते देखकर बाहर से आते कसीर साहब अपने बेटे के को लफ्ज़ों से तनबीह करते इस आंखों से ही वार्निंग दी कि अब मज़ीद कुछ ना बोले तो वो बेबस होता शराफत से वापस जगह पर टिक गया। वो नज़रें झुकाए हाथों को मुसलसल आपस से मसलता किसी गहरी सोच में गुम बैठा था। अंगूठी पहनाओ फ़रज़ीन, नसीमा बेगम इसे कंधों से पकड़कर जोर से लाती दबे दबे अंदाज में चलाई थी, जिसकी आवाज़ सिर्फ बराबर में बैठे फ़रज़ीन के कान तक पहुंची थी। जी जी माँ। दोनों तरफ से अंगूठी पहनाते ही मुबारकबाद का सिलसिला शुरू हुआ। वो खामोश था, अपनी मोहब्बत का सोच कर इसका दिल बोझल और आंखें नम होने लगी थी। ये सब इसके साथ क्या हो गया था? एक पल में ही अपनों ने इसकी मोहब्बत और चाहत का आशियाना तोड़ डाला था। वो एक ही चुस्त में उठ खड़ा हुआ लंबे लंबे डग भरता घर की दहलीज पार कर गया था। वो कई घंटे रस्तों की खाक छानता अजीब सी हालत में घर लौटा था। बिखरे बाल, बेतरतीब चेहरा, मिट्टी से अटके हुए सफ़ेद कपड़े इसके अंदर की टूटी फूटी हालत बयान कर रहे थे। वो लड़खड़ाते कदमों के साथ आगे बढ़ता, सामने फूलों से सजे इस सेज को देखने लगा जहाँ कुछ देर पहले इसके अरमानों की कब्र खोदी की थी। वो तेजी से इस तख्त के करीब जाता, हर चीज़ को उठाए तहस नहस करने लगा। इसके अंदर एक शोर था जिसे वो अपनी चीख के जरिए निकालना चाहता था, अपने दर्द अपनों से बयान करना चाहता था, पर शायद वो इतना बदकिस्मत था कि इसका दर्द सुनने के लिए इसके इर्द गिर्द कोई अपना खड़ा नहीं था। रिमशा और फ़रज़ीन ऑफिस के लंच टाइम के दौरान कैंटीन में साथ बैठे थे, लेकिन फ़रज़ीन की मुसलसल झुकी नज़रें देखकर रिमशा को किसी अनहोनी का गुमान होने लगा था। तुम्हें क्या हुआ है फ़रज़ीन? इतना खामोश हो रिमशा? वो मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बोलो, सुन रही हूँ। वो अपना हाथ इसके हाथ पर रखे प्यार भरे लहजे में बोली। फ़रज़ीन ने रिमशा की इस हरकत पर फ़ौरन अपना हाथ इसके हाथ की गिरफ्त से खींच लिया। रिमशा को अजीब तो लगा था, लेकिन इसकी यह गैर मुतवक्का हरकत पर वो खामोश ही रही, कुछ ना बोली थी। निमिषा, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। पर क्यों? हमने एक दूसरे का साथ निभाने का वादा किया था और तुम सफ़र के बीच में ही मेरा साथ छोड़ रहे हो। मैं मजबूर हूँ अपने माँ बाप के हाथों। उन्होंने मेरा रिश्ता मेरी फूफो ज़ात से तय कर दिया है बगैर मेरी मर्ज़ी जाने। मेरे बाप ने ज़बान दी अपनी बहन को, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। वो इसकी बात सुनकर एक झटके से कुर्सी से उठ खड़ी हुई, इसे अपने लाल होते आंखों से घूरने लगी जो ज़ब्त के मारे खून छलका रहे थे। तुम कहते हो अपने माँ बाप के हाथों मजबूर हो? तुमने इतनी आसानी से कह दिया छोड़ दो? क्या इतना आसान है ये सब बोलना? इस वक्त तुम्हें अपने माँ बाप का ख्याल नहीं आया था जब तुम मेरे दिल में अपने लिए जज्बात और मोहब्बत पैदा कर रहे थे और साथ जीने मरने की कसम खाए थे? इस वक्त तुम्हें किसी का ख्याल नहीं आया? मेरे वीरान दिल में मोहब्बत का फूल खिलाकर कहते हो दोबारा इसे रेगिस्तान बना डालो। मोहब्बत मजाक है, तुम्हारे लिए ये कोई खेल होगा, लेकिन फ़रज़ीन साहब मेरे लिए ये कोई मजाक या खेल नहीं है। रिमशा मेरी बात सुनो। वो इसे गुस्से से बालों की तरह चीखते देखकर कुर्सी से उठकर इसके करीब आया, इसे दोनों कंधों से थामे मजबूत लहजे में बोला, रिमशा मैं एक बार फिर अपने माँ बाप से बात करता हूँ। इन्हें हमारे रिश्ते के लिए मनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तुम एक अहमक इंसान हो, आइंदा मेरे सामने मत आना। वो गुस्से से चीखकर कहती चेयर को पाँव से ठोकर मारकर गिराती ऑफिस से बाहर चली गई थी। पीछे फ़रज़ीन सबकी नज़र खुद पर जमी देखकर रफ्ता रफ्ता एक गहरी खाई में गिरते चले जा रहा था। वो अपने कमरे में बेड पर चित लेटा छत को घूर रहा था जब इसकी माँ नसीमा बेगम अंदर आई थी।
फर्जदीन, तूने 2 दिन से खाना पीना क्यों छोड़ रखा है? आखिर चल क्या रहा है तेरे दिमाग में? तेरा ये फाका करने से तेरे बाप का फैसला बदलने वाला नहीं है। माँ, मुझे अबरीश अपनी हमसफ़र के रूम में पसंद नहीं है। फर्जीन, मुझे ये समझ नहीं आता आखिर बुराई क्या है इस बच्ची में? बुराई कुछ भी नहीं है, बस मुझे एक पढ़ी लिखी सुलझी हुई समझदार लड़की चाहिए, जिससे मेरा दिल मिले, जिससे जिससे मैं चाहूँ, जिससे मैं मोहब्बत करूँ, जो मुझे समझे, जिससे मैं समझूँ। जैन, शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा, तुझे सब अच्छा लगने लगेगा। और हमारे दौर में ये मोहब्बत वोहब्बत कुछ नहीं हुआ करती थी। माँ बाप ने जिससे हाथ पकड़ाया, इसे साथ वो पूरी ज़िंदगी काट ली। ये सब तुम बच्चों के चौंचले हैं। माँ, रिश्ते मोहब्बत और एहसास से बनाए जाते हैं और ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं। दिल एहसास से निभाने वाले रिश्ते अपने अंदर खूबसूरती और फरागत रखते हैं, जबकि ज़बरदस्ती जोड़े जाने वाले रिश्ते घुटन ज़दा एहसास से भरे हुए होते हैं और वक़्त के साथ साथ इन रिश्तों में दम घुटने लगता है। प्लीज़ माँ, मेरे साथ ये जुल्म मत करें। फ़र्ज़ीन, हम जुल्म कर रहे हैं तुम पर? ये सब किताबी बातें हैं। अगर तेरे बाप को इस बात की खबर भी होगी ना, तो वो हम सबको ज़िंदा ज़मीन में गाड़ देंगे। माँ, ये जुल्म नहीं तो क्या है? बचपन से सब चुप करके सहता आया हूँ, लेकिन अब मुझसे ये नहीं होगा। बरखुदार माँ बेटे की तकरार में दरवाजे की सिमत आती एक रौबदार आवाज़ ने इन दोनों की बातों के बीच खलल डाला था। वो दोनों चूम कर दरवाजे के पास खड़े कैसर साहब के जलाल रूप को बगौर देने लगे। हाँ, तो कौन सा जुल्म कर दिया हमने आप पर? ज़रा हमें भी तो वजाहत करे। वो बाबा, मैं ब्रीस से शादी नहीं कर सकता। मैं किसी और को पसंद करता हूँ और शादी भी इसी से करूँगा। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है। वो इसी तरह चंद लफ्ज़ों में अपना सवाल करते हुए इसकी तरफ कदम बढ़ाने लगे थे। हाँ, वो सर झुकाए एक लफ्ज़ जवाब देता नजरें ज़मीन पर गाड़े फर्श का घूरने लगा। तो ठीक है, उठाओ अपना सामान और निकलो मेरे घर से। वो अपने बाप के शफाक अंदाज और बेगाना रवैया देखकर बेड से उतरता बगैर कुछ बोले अलमारी की तरफ बढ़ने के लिए जैसे ही अपने कदम उठाता है, इसी पल अपने बाप का एक और फरमान सुनकर इसके कदम वहीं के वहीं जम गए थे। और हाँ, अपनी माँ को भी साथ ले जाना। अब ज़ाहिर है तलाक के बाद वो मेरे साथ इस घर में रह तो नहीं सकती। बाबा, वो अपने बाप के मुंह से इतनी खतरनाक बात सुनकर पल में मुड़ता है, बेयकीन नज़रों से इन्हें देखने लगता है। मेरी बात कान खोलकर सुन लो फरजीन, अगर तुमने इसे शादी से इनकार किया, मेरी या मेरी बहन की इज्जत को भरे बाजार में रसवा किया, तो इसी पल मैं तुम्हारी माँ को तलाक दे दूंगा। समझे? तुम्हारी और अबरीश की शादी ठीक 1 माह बाद है, तैयारी कर लो। वो अपना फरमान न सुनाए तेज़ कदमों के साथ पलट कर कमरे से बाहर निकल गए थे। पीछे फरजीन अपने बाप की ज़ुबानी अपनी मौत का फरमान सुनकर बेजान जिस्म के साथ बेड पर गिरने के अंदाज में बैठा था। बेटा, मुझे इस उम्र में अपने माथे पर तलाक जैसी बदनामी नहीं लिखवानी। मुझ पर रहम करो फरजीन। वो अपनी झोली इसके सामने फैलाए हाथ जोड़े गिड़गिड़ा रही थी। माँ, मुझे गुनाहगार मत करें। आप जाकर अपने कमरे में आराम करें, मैं बाबा से बात कर लूँगा। वो ये सब नहीं कर सकते, वो इतने जालिम नहीं बन सकते। आप परेशान ना हो, मैं सब ठीक कर दूँगा। वो घर से सुबह का जाता तो रात के तक वापस लौटता। जैसे जैसे शादी के दिन करीब आ रहे थे, वैसे वैसे इसे ये घर घर काट खाने को दौड़ रहा था। इसकी शादी को सिर्फ 15 दिन बाकी थे। वो दरवाजे की दहलीज पर बैठा अपने बाप का इंतजार कर रहा था। फरजीन अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए एक और कोशिश करना चाहता था। जब कैसे साफ थके हारे जिस्म के साथ घर में दाखिल हुए, वो घर के बरामदे पर तेजी से उठा और आस्था कदमों से इनके पीछे पीछे चलने लगा। बाबा, मुझे आपसे बात करनी है। देखो फरजीन, मैं इस बारे में मजीद कोई बात नहीं करना चाहता। मैंने अपना फैसला तुम्हें सुना ही दिया है। बाबा, मैं चला जाता हूँ ये घर छोड़कर, पर आप माँ के साथ ये ज़्यादती मत करें। इनकी इस सब में क्या गलती है? आप जो सज़ा देना चाहते हैं मुझे दें, पर ये शादी रोक दें। मेरे और अबरीश के मिजाज में बहुत फ़र्क है। हम दोनों एक दूसरे के हमसफ़र बनकर एक साथ नहीं चल सकते। इस शादी से हम दोनों खुश नहीं रहेंगे। बाबा, प्लीज़ समझे मेरी बात को। बखुदा मेरा ये फ़ैसला अब हरगिज़ बदल नहीं सकता। मैंने अपनी बहन को अबरीश के पैदा होते ही ज़बान दी थी, ये फ़र्ज़ीन की ही दुल्हन बनेगी। तुम चाहो तो अपनी माँ का घर बर्बाद करके ये शादी रोक सकते हो। अब ये तुम्हारा फैसला है। वो अपना फैसला मुकम्मल सुनाकर ठंडे मगर दुरुस्त लहजे में कहते अपने कमरे की तरफ बढ़ गए थे, पीछे फरजीन की सारी उम्मीदें तोड़कर। वो दिन के तीसरे पहर के बीच अपने कमरे में मौजूद अपनी सुर्ख पड़ती आंखों को बाजू से ढक के पलंग पर चित लेटा रिमशा और अपनी बातों को याद कर रहा था कि बेसख्ता ही इसकी आंखें नम होने लगी थी। इसी पल धड़म की आवाज़ से कमरे का दरवाज़ा खुला तो इसकी दोनों बहनें लड़ते झगड़ते अंदर आ रही थी। भाई भाई, मैं कह रही हूँ आप पर ये मेहरून शेरवानी अच्छी लगेगी, पर ये शान से मेरी बात नहीं मानती। भाई, मैं बता रही हूँ आपके लिए मेरी पसंद की शेरवानी आएगी। वो इसी तरह लेटे बाजू को आंखों से हटाए अपनी दोनों बहनों को लड़ते देख रहा था। इधर आए बेटा, आप दोनों। फर्जीन अब उठकर बैठ चुका था। मुझे बताएं आखिर किस बात पर लड़ा जा रहा है? भाई, मैं चाहती हूँ आप अपनी शादी पर मेरी पसंद की शेरवानी पहने। नहीं भाई, आप सिर्फ मेरी पसंद की शेरवानी पहनेंगे। दोनों बहनें फर्जीन के दाएं बाएं बैठी अभी भी इसी बात पर लड़ रही थी। बस इतनी सी बात पर आप दोनों ने जंग शुरू कर दी। आप दोनों के इस मसले का मेरे पास एक बेहतरीन हल है। वो अपने बाजू के घेरे में दोनों बहनों को लेता मोहब्बत भरे लहजे में बोला, वो क्या भाई? ऐसा करें आप दोनों अपनी अपनी पसंद एक
की शेरवानी ढूंढ लें जिसे आपको मेहरून रंग की शेरवानी पसंद है और आपको क्रीम, तो क्यों ना मेहरून और क्रीम रंग के मजमूए वाली शेरवानी अपनी शादी में पहनी जाए। तो कैसी लगी मेरी तजवीज़ आप दोनों को? बहुत बहुत अच्छी। यू आर द बेस्ट ब्रदर इन द वर्ल्ड। दोनों खुशी से झूमती हुई फरजीन के गले से लगी और उठकर फ़ौरन बाहर को भागी थी। वो अपनी दोनों बहनों को इस तरह खुशी से चहकते देखकर हल्का सा मुस्कुराया था जिसकी हंसी में दर्द के अनासिर वाज़ा थे। रिमशा, रिमशा बेटा कहाँ हैं आप? इसकी माँ दरवाजे से पुकारती कमरे के अंदर दाखिल हुई थी जहाँ वो बेड पर औंधे मुंह बेसुध सी हालत में पड़ी थी। बिखरे बाल, बेतरतीब कपड़े, आंसू से तर चेहरा, मिटे मिटे काजल इसकी बिगड़ी हालत बयान कर रहे थे। बेटा रिमशा, ये क्या हालत बना रखी है तुमने? आखिर हुआ क्या है तुम्हें? कुछ दिनों से देख रही हूँ इसी तरह बीमार पड़ी हो, ना वक्त पर खाती हो ना वक्त पर सोती हो। देखो बेटा, अगर आप मुझे और अपने बाबा को कुछ नहीं बताओगे तो हमें कैसे पता चलेगा? मामा कुछ नहीं हुआ, आप बिला वजह परेशान हो रही हैं, बस ऑफिस की कुछ टेंशन है जिसकी वजह से थोड़ी परेशान हो आप। मेरी फिक्र नहीं करें, मैं ठीक हूँ। वो मायनी खेज मगर नरम लहजे में कहती, अपने लबों पर ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट सजाए इनके परेशान चेहरे पर झुककर बारी बारी दोनों गालों पर बोसा देती इन्हें नम आंखों से मुस्कुराने पर मजबूर कर गई थी। बेटा खुश रहा करो, आप में हमारी जान बसती, हमें इस तरह नहीं सताया करो गुड़िया। अब जाओ जल्दी से, ताज़ा दम होकर नीचे आओ। ज़रगाम आया है आपको लेने, आपकी खाला आपको बहुत याद कर रही है। मामा मेरा दिल नहीं कर रहा कहीं भी जाने को, आप ज़रगाम को मना कर दें प्लीज़। बेटा आपकी खाला ने बहुत मोहब्बत से पैगाम भेजा है, हम मना करके इनका दिल नहीं तोड़ सकते। ठीक है, आप ज़रगाम को कहें इंतज़ार करें, मैं बस 10 मिनट में आई हूँ मेरी जान। ऐसे ही खुश रहा कर। वो जोकर अपनी बेटी के माथे पर बोसा देती कमरे से बाहर निकल गई। उफ, इन स्याह जोड़े के साथ खून छलकाती आंखें क्या क़यामत ढा रही हैं। आखिर ये शौक़ किस बात का मनाया जा रहा है? मिस रिमशा, ज़रगाम शुरू से ही मिजाज का काफ़ी शौक था। इसे सीढ़ियों से उतरता देखकर फ़ौरन सोफे से उठकर इसके करीब आता मजाक उड़ाने के अंदाज में बोला, चलें खाला हमारा इंतजार करेंगे। उसके सवाल को सिरे से नज़रअंदाज करती खुद आगे बढ़ने लगी। अरे अरे रुक जा जालिम लड़की। वो इसकी बातों को सुनी अनसुनी करती गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर फ्रंट सीट पर बैठ गई थी। वो भी फ़ौरन ड्राइविंग सीट की नशीब संभालता गाड़ी स्टार्ट करके घर के रास्ते पर डाल गया था। इसके बाद इनके दरमियान कोई बातचीत नहीं हुई। रिमशा अपना सर सीट से टकाए अपनी आंखें मूंद गई थी तो ज़रगाम भी खामोशी से ड्राइविंग करने लगा। आज वो दिन भी आ पहुंचा था जब फरजीन की ज़िंदगी की पूरी तस्वीर ही बदलने वाली थी। इस छोटे से घर को मुख्तलिफ रंगों की लाइटों से लाइटों से सजाया गया था जहाँ हर तरफ रोशनी ही रोशनी थी। मगर फरदीन की ज़िंदगी में जैसे घुप अंधेरा छा गया था। वो अपने कमरे में मौजूद सफ़ेद शलवार कमीज़ पहने शीशे के सामने खड़ा किसी गैरमई नुक्ते को अपनी सुर्ख पड़ते आंखों से घूर रहा था जो जब के मारे वहशत टपका रही थी। इसकी सोच का महवर अपनी आने वाली ज़िंदगी के बारे में उलझी हुई थी। अचानक इसके कमरे का दरवाज़ा खुला और फ़ौरन बंद हो गया। फरजीन ने मुड़कर नहीं देखा था क्योंकि वो कमरे में आने वाली हस्ती को बहुत अच्छी तरह जानता था। रिमशा इसके पीछे खड़ी खामोश नज़रों से देख रही पर बोली कुछ न थी। इन दोनों के दरमियान एक तवील खामोशी थी जिससे ये खामोशी ही इनके अंदर की कैफियत बयान कर रही हो। वो आस्ता आस्ता अपने कमज़ोर कदम उठाती फरजीन की तरफ बढ़ने लगी। रिमशा के हर कदम में लड़खड़ाहट वाज़ह थी। वो अपने नकाहज़दा जिस्म को घसीटती हुई उसके बिल्कुल सामने जा खड़ी हुई। रिमशा के हाथों में खूबसूरत सी शेरवानी थी। फरजीन, मैं यहाँ ये कहने आई कि तुम ये शादी मत करो क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुमने किसी और से शादी करने का इरादा कर लिया है। फरजीन, तुम्हें याद है हमने बहुत से अरमानों के साथ अपनी शादी में पहनने के लिए खूबसूरत सा जोड़ा खरीदा था लेकिन हमारी वो ख्वाहिश अधूरी रह गई। फरजीन, देखो ये वही शेरवानी है जो तुमने हमारी शादी के दिन पहनने के लिए खरीदी थी। अब मैं चाहती हूँ तुम ये शेरवानी अपनी शादी में पहनो। क्या तुम मेरी ये ख्वाहिश पूरी करोगे? वो इसके सामने नज़रें झुकाए खड़ा था। इसकी बातों ने फरजीन के दिल को मुट्ठी में जकड़ लिए। इसकी आंखों से एक बेमौल आंसू टूटकर ज़मीन पर गिरे। वो इस लड़की के सामने अपनी नज़र उठाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। खुद के सामने से ना तो हालत में देख इससे ऐसा लग रहा था कि वो एक बार भी इस लड़की की आंखों में देखेगा तो मुकम्मल टूट जाएगा। रिमशा, मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता था पर मैं मजबूर अपने रिश्तों के हाथों। मर्द और वो भी मजबूर। क्या वाकई फरजीन साहब, क्यों मर्द इंसान नहीं होते? इनके इर्द गिर्द कोई रिश्ते नहीं होते? इन्हें क्या कोई मजबूर नहीं कर सकता? वो रिमशा को बातों से जकड़े झंझोड़ कर पूछता। इसके सूजन ज़्यादा आंखों में देखने लगा जो मुसलसल होने के सबब अपनी खूबसूरती खो चुके थे। फरजीन की तरफ से किए गए इस अमल की वजह से इसके हाथों से शेरवानी छूटकर सीधी ज़मीन पर जा गिरी थी। रिमशा की हालत लगातार होने के बायस गैर होती जा रही थी। हाँ, अगर बात खुद की ज़ात तक हो तो शायद कोई मर्द मजबूर ना हो, लेकिन अगर बात इसके अपनों की ज़ात से जुड़ जाए तो मर्द भी मजबूर और बेबस हो सकता है। मैं भी अपनी माँ की वजह से मजबूर हूँ। ओह, तो माँ का रिश्ता बचाने के लिए मुझे और मेरी मोहब्बत को मार रहे हो? वो नफ़रत ज़दा लहजा अपनाए खुद को इसकी गिरफ्त से छुड़ाती तंजिया हंसी लबों पर सजाए बोली। ऐसी हालत देखकर फरजीन के दिल पर
सुई सी चुभने लगी थी। रोने के सबब लाल आंखें, बिखरे बाल, आंसू से मिटा मिटा सुर्ख चेहरा, जर्द पड़ती रंगत, वो मुकम्मल बीमार लग रही थी। रिमशा, कोई किसी के बगैर नहीं मरता। ठीक कहा फरजीन, कोई किसी के बगैर नहीं मरता। तुम्हें क्या लगता है कि मौत सिर्फ सांसों के ख़त्म हो जाने से होती है? नहीं नहीं फरजीन साहब, इंसान की मौत तो कई तरह से होती है। वो पागलों की तरह हंसते हुए बोले जा रही थी। मौत सिर्फ जिस्म की नहीं होती, रूह की भी होती है, और तुम्हारी इस बेवफाई ने मेरी रूह को मौत से जा मिलाई है। मैं रोज़ रोज़ तिल तिल मरती हूँ अपनी मोहब्बत के खोने पर। मैं इसका मातम करने वाली अकेली वाहद गवाह हूँ। रिमशा, क्या हो गया है? तुमने अपनी क्या हालत बना ली है? क्या खुद को मारने का इरादा है? पागल लड़की। उसके लरजते जिस्म और अखड़ती सांसों को देख कर खुद के करीब करता अपने खसार में लिए खड़ा रहा। दोनों के दरमियान बिल्कुल खामोशी थी। इस सकूत भरे कमरे में दोनों की तेज चलती धड़कन रक्स करी, जिसकी आवाज़ दोनों बासानी सुन सकते थे। वो दोनों एक दूसरे के हिसार में खड़े खामोश आंसू बहाने लगे। इस सकूत भरे माहौल में रिमशा की आवाज़ ने एक हलचल पैदा की थी। मुझे अब चलना चाहिए, वो ये कहती पलट कर जाने के लिए जैसे ही अपने कदम उठाती है, मगर पीछे से फरजीन के कहे अल्फाज ने इसके कदम रोक दिए। थोड़ी देर और रुक जा रिमशा, अगर यही अल्फाज मैं कहूँ तुमसे कि रुक जा, तो क्या रोक लोगे खुद को किसी और के होने से? वो बगैर मुड़े ही जुमला कहती इसके जवाब का इंतजार किए बगैर कमरे से निकल गई थी, मगर पीछे कई लम्हे वो इसकी बात पर इसी तरह बुत बने खड़ा रहा। निकाह की रस्म शुरू होने को थी। वो किसी मुजरिम की तरह नजरें झुकाए स्टेज पर बैठा था। वो दूर खड़ी एक एक मंजर अपनी आंखों से देख रही थी। फरजीन कैसर वल्द मोहम्मद कैसर के आपको बरीश मलिक वल्द मोहम्मद मलिक अहमद से 50,000 हक में, ये निकाह कबूल है? कबूल है। रिमशा, जो ये मंजर दूर खड़ी देख रही थी, फरजीन के कहीं इन दो लफ्ज़ों ने इसकी तेज़ चलती धड़कन को रोक दिया था। पल भर में इसका जिस्म साकिन हो चुका था। फरजीन की तरफ से पहली कबूलियत दे दी गई थी, यानी इसने मोहब्बत में शराकत कर दी थी। कबूल है। दूसरी कबूल पर इसका सांस रुकने लगा था। वो बेख्तियार अपना हाथ सीने पर रखती जोर जोर से मसलती हुई अपना सांस बाहर खींचने लगी। कबूल है। तीसरी कबूलियत होते ही वो लड़खड़ाते वजूद के साथ बेहोश होकर नीचे गिरी थी। इसे ऐसा लगा जैसे इसकी ज़िंदगी की हर नवीद छीन ली गई हो। तेरे खोने के बाद अब जीने की ख्वाहिश नहीं है। कमबख्त ज़िंदगी को मौत का पैगाम आता ही नहीं। रिमशा की आंख खुली तो खुद को अस्पताल के बिस्तर में पाया। ठीक बेड के सामने इसके माँ बाप खड़े परेशान नज़रों से इसे देख रहे थे, नज़रअंदाज जिनको मुकम्मल नज़रअंदाज करती खामोशी से वो आंखें मूंदे लेटी रही। इसके लब तो जैसे कुछ कहने से आ रही थे, और इसकी आंखें एक अनकही सी दास्तान बयान कर रही थी। रिमशा बेटा, आप वहाँ कैसे पहुँची? क्या कर रही थी आप इस शादी में, और वो भी इस उजड़ी हालत में? बेटा हमें बताएं, आखिर बात क्या है? इसके डैड इसके करीब बैठे अपनी बेटी के बालों को उंगली से सुलाते हुए प्यार से पूछने लगे। मॉम डैड, आप लोग चाहते थे ना कि मैं शादी कर लूँ, तो मैं तैयार हूँ, मुझे कल ही निकाह करना है। पर बेटा इतनी जल्दी सारी तैयारी कैसे होंगी? मैं कुछ नहीं चाहती डैड, कल निकाह ही होगा। ठीक है, मैं बात करता हूँ सबसे। वो कशमकश से कैफियत में अपनी बीवी को देखने लगे कि अचानक इनकी इकलौती बेटी को हो क्या गया है। तुम यहाँ क्या तुम यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? फरजीन, तुम्हारी बीवी कमरे में तुम्हारा इंतजार कर रही है, और तुम यहाँ खड़े हो कि सिगरेट फूंक रहे हो? तुमने ये मनहूस चीज़ कब से पीनी शुरू कर दी है? अगर तेरे बाप को मालूम भी पड़ा तो वो तेरी खाल उधेड़ कर रख देगा। चल जा, वो अब अपने कमरे में। पहली रात की दुल्हन को ज़्यादा इंतजार नहीं करवाते बेटा। माँ, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए इस रिश्ते को कबूल करने के लिए। आप लोग मुझे मजबूर मत करें प्लीज़। वो लफ्ज़ों में बजाय समोए मिन्नत भरे अंदाज में बोलता इनके सामने अपने हाथ जोड़ गया था। फरजीन, मैं मज़ीद अब तुम्हारा कोई ड्रामा बर्दाश्त नहीं कर सकती, और रही बात इस रिश्ते की कबूलियत की, तो वो तुम 200 लोगों की मौजूदगी में कबूल कर चुके हो। आप जाओ शराफत से अपने कमरे में। वो अपनी माँ की बात सुनकर गुस्से से आधी बजी हुई सिगरेट को ज़मीन पर फेंकता, इसे अपने जूते से मसलता हुआ तनफन करता अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था। अबरीश पलंग पर अपने लहंगे को गोल दायरे में फैलाए चेहरे पर एक लंबी घूंघट निकाले नज़ाकत से बैठी कब से फरजीन का इंतजार कर रही थी। अब तो इसे थकन के मारे नींद के झोंके भी आने लगे थे। वो बार बार मुंह पर हाथ रखकर जमाई रोकती। अब बैठे बैठे बेजार होने लगी थी। अभी वो पलंग से उतरती कि ऐनी से होकर कमरे का दरवाज़ा खुला और फरजीन अंदर आया। अबरीश ने इसे दरवाजे के पास खड़े देखकर फौरन सीधे होकर बैठी थी। फरजीन अपना मजबूत कदम उठाए आस्ता आस्ता पलंग की तरफ बढ़ा था, जहाँ इसकी अनचही बीवी बैठी हुई थी। वो इसे ऊपर से नीचे तक बगौर देखता अपना रुख मोड़ गया था। कुछ कदम आगे बढ़कर बेड के साइड टेबल से मुंह दिखाई कर तोहफा निकालता इसकी तरफ बढ़ने लगा था। अलबत्ता फरजीन ने बैठने की जहमत नहीं की थी। अस्सलाम वालेकुम, ये आपकी मुंह दिखाई का तोहफा है। वो उसकी हथेली पर एक रेड कलर की मखमल की डिबिया रखता हुआ बोला, जिसमें सोने की खूबसूरत सी अंगूठी मौजूद थी। आप थक गई होंगी, कपड़े तब्दील करके सो जाएं, मैं कुछ देर में बाहर से होकर आता हूँ, और प्लीज़ माँ को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। वो ये कहता पलट कर कमरे से बाहर जा चुका था। बेश गुस्से से उठकर सारे जेवरात नोच नोच कर उतारती, मुंह के जावे बिगाड़ती, फरजीन को मुख्तलिफ अल्कबात से नवाजती, कपड़े लेकर वॉशरूम में घुस गई थी।
अजान की सदाओं के साथ एक नई सुबह तुलू हुई थी। नसीमा बेगम किचन में खड़ी सबके लिए नाश्ता तैयार कर रही थी। कैसर साहब नाश्ते के टेबल पर बैठे चाय की जिसके लेते हुए अखबार पढ़ रहे थे कि इतने में शानजे और शहजीन चहकते हुए किचन में दाखिल हुई। माँ भूख लगी है, नाश्ता दे दें। शानजे चेहरे पर ढेरों मसूमियत सजाए सामने खड़ी नसीमा बेगम से बोली, ए लड़की आराम से बैठो, भाई भाभी के साथ नाश्ता करना। आज अबरीश का इस घर में पहला दिन है, पर माँ कहाँ है? दोनों नजर नहीं आ रही। क्या अब तक जागे नहीं है? शहजी ने, जाओ भाई और भाभी को बुलाकर लाओ। सूरज सर पर चढ़ गया, लेकिन नवाबजादों को कहाँ होश है। वो बेलन जोर से किचन के स्लैब पर पड़कती गुस्से से बड़बड़ाई थी। अभी शहजी माँ का गुस्सा देखकर आगे बढ़ने ही लगी थी, कितने में फरजीन अबरीश के साथ कमरे से बाहर निकलता दिखाई दिया। साहबजादे, तुमने वक्त देखा है? सुबह के 9 बज रहे हैं। कैसा साहब अखबार को एक तरफ रखते अपनी ऐनक वाली आंखों से इसके वजूद को घूरते हुए बोले, बाबा वो थकन की वजह से देर से आंख खोली, माफ़ कीजिएगा, आप सबको इंतज़ार करना पड़ा। फर्जी कहता हुआ आगे बढ़कर कुर्सी पर बैठा बैठा नाश्ता शुरू कर चुका था। बखुदा थोड़ा जहमत करके अपनी बीवी से भी पूछ लो। वो माथे पर बल सजाए नाक से गिरते चश्मे को दोबारा नाक पर टकाते दांत पीस कर बोले, वो खुद खा लेगी बाबा, सारा सामान सामने ही पड़ा है। और रही बात नहीं होने की, तो ये इस घर में बचपन से आती जाती रही है। अब मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। कहाँ? कैसर साहब इसकी जल्दबाजी देखकर तफ्तीशी अंदाज में बोले, ऑफिस से। वो यकलफ्ज़ी जवाब देता उठ खड़ा हुआ था, तुमने छुट्टी नहीं ली थी 1 हफ्ते की फरजीन? ज़रूरत महसूस नहीं हुई छुट्टी लेने की फरजीन। वो गुस्से से धड़े थे। इनकी धार सुनकर घर के सभी अफराद थर-थर कांपने लगे थे। बस करें बाबा, मैं इंसान हूँ, कोई मशीन नहीं। आप मुझे अपने हाथों का खिलौना बना कर रखें। बदबख्त लड़के, खामोश हो जा। वो गुस्से से जलाल रूप दिखा धारे आगे बढ़कर अभी थप्पड़ मारने के लिए हाथ हवा में बुलंद ही किया था। क्या नहीं सी वक्त दरवाजे पर बेल बजी। शान से जाओ, जाकर देखो दरवाजे पर कौन आए हैं। बाप की आवाज़ पर वो डर के मारे तेज़ी से दरवाजे की तरफ भागी थी। जी कौन? आप फरजीन को बुला दें, मैं ज़रा जल्दी में हूँ। शान से, कौन है बेटा? बाबा, वो भाई का पूछ रही हैं। कौन है? अंदर आओ। लड़की वो कैसे साहब की पुकार पर अपना नाजुक पाँव अंदर रखती इस घर की दहलीज को पार करती हुई ठीक फरजीन के सामने जा खड़ी हुई थी। आज वो मुकम्मल सफ़ेद लिबास पहने, सर पर अच्छे से दुपट्टा टकाए, काफ़ी पुरकशिश और खूबसूरत लग रही थी, मगर जिस्मानी लिहाज से काफ़ी कमज़ोर और चेहरे से बुझी बुझी लग रही थी। किससे मिलना है बेटी? नसीमा बेगम आगे बढ़कर से प्यार भरे लहजे में पूछी। फरजीन से मिलना है मुझे, वो बेतासुर चेहरे से बोली। इसके चेहरे पर किसी किस्म का कोई तासुर नहीं था। फरजीन, पर आप कैसे जानती हो मेरे बेटे को? आंटी, हम साथ पढ़ते थे। बाकी की बातें आप फरजीन से पूछ लीजिएगा, वो मुझसे बेहतर बता सकता है आपको। क्यों फरजीन? दरअसल मैं अपनी शादी का कार्ड देने आई हूँ। आज शाम में मेरा निकाह है, आप सब आइएगा ज़रूर। फरजीन, जो इतनी देर से टिकटिकी बांधे सामने खड़ी रिमशा को देखने में महवा था, निकाह वाली बात पर कर्ण खाकर 2 कदम पीछे को लड़खड़ाया। निकाह? और वो भी इतनी जल्दी ना? नहीं, मैं इसे खुद पर इतना जुल्म करने नहीं दूंगा। वो अपनी सोच के महवर में फंसा हल्की आवाज़ में बड़बड़ाया। बेटा, आपका नाम क्या है? आंटी, मेरा नाम रिमशा है। अच्छा, बड़ा प्यारा नाम है। और बेटा? आओ ना बेटा, बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। आंटी, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। नहीं बेटा, आप पहली बार हमारे घर आई हो, चाय तो पीनी पड़ेगी तुम्हें। शरीन, जाओ आप ही के लिए चाय बना कर लेकर आओ। जी अम्मी। फरजीन, तुमने कभी अपनी दोस्त के बारे में नहीं बताया? वहाँ क्यों खड़े हो? यहाँ आकर बैठो, वो तुमसे मिलने आई है। अपनी माँ की आवाज़ पर वो होश में आता लड़खड़ाते कदमों के साथ अब इसके करीब बिल्कुल सामने वाली कुर्सी पर बैठा इसे पलक झपकाए देखता गया। बेटा, आपको पता है काली फरजीन की शादी हुई है, ये इसकी बीवी अबरीश है। नसीम बेगम अपने बराबर में बैठी अबरीश की तरफ इशारा करके बोली, अगर हमें आपका पता होता तो शादी में आपको ज़रूर बुलाते। अरे वाह, मुबारक हो फरजीन, अपनी दोस्त को भूल गए शादी में बुलाना। खैर, तुम ज़रूर आना मेरी शादी में, तुम्हारा इंतज़ार रहेगा मुझे। बेटा, आपने बताया नहीं कि किस तरह दोस्ती हुई आप दोनों की? वो तफ्तीशी अंदाज में पूछती फरजीन को खौफ में मुब्तला कर गई थी। अरे आंटी, आप कभी फुर्सत में अपने बेटे से पूछेगा, हम कितने करीबी दोस्त रहे हैं एक दूसरे के। क्यों फरजीन? वो तंजिया हंसी अपने लब्बों पर सजाए बोली तो सब हैरत में डूबे इसके अंदाज को देखने लगे थे। अच्छा अंकल, आंटी, अब मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। पर बेटा, चाय फिर कभी आऊँगी तो ज़रूर पीऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़। अभी निमिषा दरवाजे से निकलकर आगे बढ़ती कि अचानक किसी ने इसके मुंह पर हाथ रखे इसे घसीटते हुए कोने में ले आया था। कौन हो तुम? छोड़ो मुझे, मैं कहती हूँ छोड़ो मुझे। जंगली इंसान वो अपना आप छुड़ाने के लिए मच रही थी। खामोश हो जा रिमशा, मैं हूँ फरजीन। यू पागल इंसान, दफ़ा हो जा, मेरी नज़रों के सामने से मेरे करीब आने की हिम्मत भी कैसे की तुमने? फरजीन, खामोश, एकदम खामोश हो जाओ। इसके लबों पर अपनी शहादत की उंगली जमाई इसकी आंखों में देख कर बोला, अब बताओ, यूँ रात कौन मिल गया जिससे तुम शादी कर रही हो? किसी से भी करूं तुमसे मतलब? वो नफरत से कहती रुख मोड़ गई थी। निमिषा, शादी कोई मजाक नहीं है जिसका फैसला तुमने जज्बात और गुस्से में आकर एक रात में ही कर लिया। ये तुम्हारी ज़िंदगी
ये तुम्हारी पूरी ज़िंदगी का मामला है। इस तरह गुस्से में आकर कोई ऐसा फैसला मत करो जिसका बाद में तुम्हें पछतावा हो। प्लीज़ ये जुल्म मत करो खुद पर। वो इसके सामने हाथ जोड़े मिन्नत भरे लहजे में बोला, किस हक से मना कर रहे हो? ये मेरी ज़िंदगी है तो फैसला भी मेरा होगा फरजीन साहब। जिस तरह तुमने अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला किया था बगैर मेरी मर्ज़ी जाने, ठीक इसी तरह मैं भी खुद फैसला करूँगी अपनी ज़िंदगी का बगैर तुम्हारी कोई बात माने। वो फरजीन को खुद से दूर छिड़कती नम आंखों से उसे देखती हुई गुस्से भरे लहजे में बोलती पलट कर जाने लगी थी, जब अचानक से वो घुटने के बल बैठा बेख्तियार ही पीछे से इसकी कलाई थाम गया था। रोक लो खुद को रिमशा, अगर तुमने मेरी वजह से ये फैसला किया है तो मत करो अपनी ज़िंदगी बर्बाद। अगर मेरी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद होगी तो मैं ज़िंदगी भर इस पछतावे के गड्ढे में धंसता जाऊंगा। खुद को तुम्हारा गुनहगार समझकर मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। प्लीज़ मत करो ये सब, प्लीज़ रिमशा। वो अपना माथा इसके हाथ के पुश्त पर टकाए नम लहजे में बोला, फरजीन साहब जो तकलीफ़ तुमने मुझे दी है इस दर्द से बड़ा और दर्द कोई हो नहीं सकता, इसलिए ये झूठे दिखावे करना बंद करो। वो सर्द मगर मायने के लहजे में कहती अपनी कलाई इसकी गिरफ्त से आज़ाद करवाती तेज़ कदमों के साथ बाहर निकल की थी। हाँ हाँ चली जाओ, तुम भी चली जाओ, सब चले जाओ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। जिनसे चाहो शादी करो, मुझे कोई मतलब नहीं है तुमसे। वो गुस्से से चीखता ज़मीन पर बिछी रेत को हाथों से बखेरता हुआ जुमला बार बार दोहराता गया। खामोशी की दुनिया एक मुजस्मा ठहरा, मैं जो चाहे अपनी मर्जी तक तराश डाले मुझे। वो घर के बरामदे पर स्तून से टेक लगाए बैठा गुमसुम से अंदाज लिए वीरान आंखों से डूबते सूरज को देख रहा था। जब इसकी माँ वहां आन पहुंची, फरजीन यहाँ क्यों बैठा है? वो जो तेरी दोस्त आई थी सुबह, आज इसकी शादी है ना, नहीं जाना क्या शादी में? चल जल्दी से उठकर तैयार हो जा, हम भी तैयार होते हैं। बच्ची ने बड़े प्यार से बुलाया है हमें। माँ हम कहीं नहीं जा रहे। वो इसी तरह बैठे बैठे अपना हुक्म सुना गया था। पर बेटा वो तो तुम्हारी दोस्त है, फिर क्यों नहीं जाना चाहते तुम इसकी खुशी में? माँ मैं नहीं जाना चाहता, मतलब नहीं जाना चाहता। मुझे से ऐसे कोई सवाल मत पूछे जिसका जवाब मैं आपको ना दे सकूँ। वो सर्द मगर दर्द भरे लहजे में कहता उठकर बाहर चला गया था। वो ऑफिस से थका आ रहा घर लौटा तो माँ किचन में सामान पटकते देखकर अपना बैग कुर्सी पर रखता भागकर किचन में दाखिल हुआ। माँ क्या हो गया है? किस बात पर गुस्सा कर रही हैं? आखिर हुआ क्या है? वो शाने से नसीमा बेगम को थामे इन्हें रोकने की कोशिश करने लगा, जो उसकी कैसे आज़ाद होने के लिए मचलती अपनी गुस्सा सामान पर निकाल रही थी। देख फरजीन मैं बता रही हूँ अपनी बीवी को संभाल, इसकी ज़बान बहुत लंबी होगी, अगर मैंने कुछ कहा तो तुझे ही आग लगेगी। माँ मुझे बताओ कि हुआ क्या है? तेरी बीवी सारा सारा दिन अपनी माँ से फ़ोन पर लगी रहती है, घर का कोई काम बोलो तो मुंह चलाती है, मेरी बेटियों का भी जीना हराम कर रखा है। मैं बता रही हूँ मेरे घर में ये सब नहीं चलेगा। माँ मैं समझाता हूँ इसे, आप पुरसकून हो जाएं, ये ले पानी पिए और जाकर अपने कमरे में आराम करें, ये सब साफ़ कर दूंगा, आप परेशान मत हो वरना आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। वो प्यार से समझाकर नसीमा बेगम को कमरे में भेज चुका था। वो अपनी शर्ट की आस्तीन को फोल्ड करता, पैंट को थोड़ा ऊंचा कर ज़मीन पर बड़ा सारा बर्तन उठा उठा कर अपनी जगह पर रखता, पूरा किचन अच्छे से साफ़ करके वो अपने रूम की तरफ बढ़ता जहाँ उसकी बीवी मुँह फुलाए सोफे पर बैठी थी। अब तुम्हें क्या हुआ है, मुँह क्यों बनाए बैठी हो? फरजीन का छेड़ना था कि वो जो आला बनी फ़ौरन इस पर फट पड़ी थी। देखो जी मैं बता रही हूँ, मैं और इस घर में नहीं रह सकती। तुम्हारी माँ ने मेरा जीना हराम कर रखा है, मुझे अलग घर चाहिए बस। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता तुम्हारे घर वालों की बातें। वो बिना रुके बस बोलती गई। अबरीश वो इस कम अकल लड़की की बातें सुनकर गुस्से से धड़ा, अब तुम मुझे बताओगी कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना? मत भूलो तुम्हें इस घर में लाने वाले मेरे माँ बाप ही हैं और तुम्हें से इनकी ही बातें बर्दाश्त नहीं होती। और हाँ अबरीश बीबी, मेरी इतनी आमदनी नहीं है कि जो तुम्हें अलग घर लेकर दूँ। शादी से पहले तुम्हारे माँ बाप ने ये सब देख कर दिया था। अब जाओ मेरे लिए खाना गर्म करके लाओ, भूख लगी है मुझे। जब तक मैं फ्रेश होकर आता हूँ। वो सर लहजे में हुक्म देता अभी कुछ कदम आगे बढ़ा था कि अचानक अबरीश के कहे लफाज इसके कान में गूंजे, खुद गर्म करके खा ले, मुझे नींद आ रही है। अबरीश ये कहती हुई पलंग पर दराज होती मुंह तक कंबल ओढ़े सो गई थी। पीछे वो थकन से चूर जिस्म के साथ कपड़े लिए वॉशरूम में घुस गया था, क्योंकि वो जानता था कि इसका सुकून कहीं मैसर नहीं है। शहज़ीन जो पानी पीने किचन की तरफ आ रही थी, किचन में खटपट की आवाज़ सुनकर फौरन भागती हुई किचन की तरफ आई तो सामने ही अपने भाई को खाना गर्म करते देखकर तड़प कर आगे बढ़ी थी। भाई आप हटे, मैं कर देती हूँ। नहीं बेटा तुम जाओ, जाकर आराम करो, सुबह कॉलेज भी जाने हैं आपने। भाई कुछ नहीं होता, मैं करती हूँ ना, आप बैठे यहाँ। वो फरजीन का हाथ पकड़े नीचे बच्चे चटाई पर ज़बरदस्ती बिठाती। अब वो खुद रोटी बनाने के लिए फिर से आटा निकालने लगी थी। वो जल्दी जल्दी गरम गरम रोटी बनाती, एक प्याले में सारा निकाले भाई के सामने रखती, खुद भी वहीं बैठ गई थी। अपने सामने गर्म और ताज़ा खाना देखकर इसकी आंखों में नमकीन पानी भरने लगे थे। वो डबडबाई आंखों से सामने बैठी अपनी छोटी बहन को देखने लगा, जिसने खुद को बेसुकूनी करके इसे कुछ पल का सुकून दिया था। भाई क्या हुआ, खाना खाए ना?
शज़ीन खुद को तकते देखकर फ़ौरन नरम लहजे अपनाए सामने बैठे भाई से बोली, हाँ हाँ मैं खा लूँगा, तुम जाकर आराम करो बेटा। ठीक है भाई। वो ये कहती अपनी जगह से उठ खड़ी हुई थी और तेज़ी से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी। वो रोटी का पहला नवाला तोड़े जैसे ही अपने मुंह में डालता, इसकी आंखों से बेख्तियार गर्म स्याल तेज़ी से बहने लगते हैं। क्या थी इसकी ज़िंदगी। इस भरे घर में कोई ऐसा नहीं था जो प्यार से नवाला बनाए, इसे खिलाता, इसके पास बैठकर दो लफ्ज़ प्यार के बोलता। वो मर्द तन्हा रो रहा था अपनों के बेपरवाह होने पर, खुद के अकेले होने पर। बेटा तुमसे एक बात करनी थी। वो ऑफिस जाने के लिए जल्दी जल्दी नाश्ता करके चाय पीने ही लगा था जब नसीमा बेगम इससे मुखातिब हुई। जी बोलें, क्या बात करनी है बेटा। तुम्हारी बहनों के लिए बड़ा ही अच्छा रिश्ता आया है। वो फारूक साहब है ना, उन्होंने अपने बेटे और भांजे के लिए शानजे और शहजीन का रिश्ता भेजा है। मैं और तुम्हारे बाबा सोच रहे हैं इन्हें हाँ में जवाब दे दें। तुम क्या कहते हो उस बारे में। माँ वो सब तो ठीक है, पर अभी हम शादी जैसे कोई बड़े खर्चे नहीं उठा सकते। बाबा को भी अपने कारोबार में काफ़ी नुकसान हो गया है और हमारे पास कोई बस अंदर रकम मौजूद नहीं है। फिर ये सब कैसे मुमकिन होगा। बरखुदार यही वजह है जो मैंने नसीमा से कहा कि वो तुमसे बात करे। वो किचन की दहलीज पर खड़े अपने रौबदार अंदाज में फरजीन को बोली, बाबा आप क्या कहना चाहते हैं, खुलकर बात करें प्लीज़। फरजीन तुम अपने ऑफिस से कर्ज़ की अपील करो। पर बाबा इतनी बड़ी रकम के लिए कर्ज़ की अपील करना मुश्किल हो जाएगा। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि इतनी भी क्या जल्दी है आप लोगों को। कौन सी मेरी बहनों की उम्र निकली जा रही है और ना ही ये कोई पहला और आखिरी रिश्ता है जिसके बाद मेरी बहनों को कोई पूछेगा नहीं। फरजीन बाप मैं हूँ या तुम। वो गुस्से से इस कदर तेज़ आवाज़ में दहाड़े थे कि पल भर के लिए माहौल में एक सकूत तारी हो गया था। एक बात कान खोलकर सब सुन लो, पर मैं फ़ारूक साहब को हाँ बोल रहा हूँ क्योंकि मैं जल्द से जल्द इस फ़र्ज़ को निभाना चाहता हूँ और तुम आज ही कर्ज़ की अपील करोगे। ये मेरा आखिरी फ़ैसला है जिसको तस्लीम करना इस घर में रहने वाले हर फ़र्द पर वाजिब है। वो सर्द मगर लचकदार लहजे में कहते, जिस तरह आए थे इसी तरह वापस चले गए थे। माँ मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, अब मैं चलता हूँ और बाबा से कहना परेशान ना हो, मैं कोशिश करता हूँ। वो ये अल्फाज अपनी माँ के कानों में उतारता। अब इसका रुख सामने खड़ी अपनी बीवी की तरफ था। ब्रीश कमरे से मेरा बैग लाना। जी अभी लाई। वो भाग कर जाती फ़ौरन कमरे से बैग लाई, इसके हाथ में थमा गई थी। सुनो जी। उसके पीछे जल्दी जल्दी गेट तक आई थी। मौका देखकर फ़ौरन अपना सवाल दागा कि जी फरमाए बेगम साहिबा। बीवी के लिए कर्जा नहीं ले सकते पर बहन के लिए ले सकते हो। अच्छा ड्रामा पा रखा है आपके घर वालों ने। वो नफरत अंगेज लहजे में कहती गुस्से से पंकारी थी। ब्रीश फरजीन इसके नफरत भरे लहजे को सुनकर बेख्तियार ही अपना हाथ हवा में बुलंद करता चीख उठाता, अपनी हद में रहो वरना तुम मेरा ऐसा रूप देखोगी जो आज से पहले कभी नहीं देखा होगा। मुझे हिमान बनने पर मजबूर मत करो बेगम। वो अपने जहर भरे अल्फाज इसके कानों में उड़ेलता घर की दहलीज पार कर चुका था। वो आज काफ़ी दिनों बाद तारिक से मिलने आया था। वो दोनों दोस्त बैठे खुशगपी में मसरूफ थे जब अचानक से फरजीन का सर चकराने लगा था। वो दोनों हाथों से अपना सर थामे बैठा दर्द से आंखें मीच गया था। फरजीन क्या हुआ है तुझे, तो इस तरह काम क्यों रहा है, तेरी तबीयत तो ठीक है ना। वो परेशानी के आलम में कहता, इसका दोनों कंधे थमा गया था। यार तू ज़्यादा परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ, बस कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो बैठ जा यार। फरजीन मुझे तेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मैं काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ तेरी सेहत दिन ब दिन गिरते जा रही है। तो मेरी बात मान और एक बार जाकर डॉक्टर से चेकअप करवा ले। बल्कि अभी चलते हैं ना, चल उठ। या मेरे खुदा तू कुछ ज़्यादा ही संजीदा हो रहा है। मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बाद में अपना चेकअप करवा लूँगा। यार चल आप बैठ जा, चाय पीते हैं। फरजीन मेरी बात। अभी वो मुझे कुछ कहते से पहले ही फरजीन इसके मुंह से अपना हाथ रखता है, इसे खींचकर कुर्सी पर बैठा देता है। तारिक अब कुछ मत कहना मेरी सेहत के बारे में, हम इस मुतालिक बाद में बात करेंगे। मैं इस वक्त अपने दोस्त के साथ सिर्फ एक अच्छा वक्त गुजारने आया हूँ, तो चुप करके बैठ जाओ। ठीक है मेरे बाप, चल बता क्या खाएगा। वही यार हमारा फेवरेट आलू का पराठा और दूध पत्ती। वेटर वो दो आलू के पराठे और चाय लाना। तारिक वेटर को अपना ऑर्डर लिखवा कर इसकी तरफ मुकम्मल मतवज्जो हुआ। आज भी तुझे सब याद है फरजीन, हमारी वो मस्ती भरे दिन। वो दिन भी क्या थे यार, बेफिक्री और खुशी से भरपूर दिन हुआ करते थे। हाँ यार वही सब यादें तो हमारी ज़िंदगी खूबसूरत पलों में से एक है। मैं जब भी परेशान होता हूँ तो इन यादों के ज़रिए अपनी दुख भरी ज़िंदगी से मुंतकिल होकर कुछ पल के लिए ही सही इन खुशियों से भरी दुनिया में चला जाता हूँ। क्या बात है फरजीन, आजकल तो काफ़ी परेशान रहता है, कोई मसला दरपेश है कि अपने दोस्त को बता। क्या बता मैं कुछ मदद कर पाऊँ तेरी। नहीं यार मदद ही तो नहीं चाहता मैं, इन हालात का खुद मुकाबला करना चाहता हूँ। ज़रूरत से ज़्यादा मदद इंसान को कमज़ोर और लाचार बना देती है। मैं हरगिज़ नहीं बनना चाहता। इतने में वेटर इनका ऑर्डर ले आया था। दोनों हल्की फुल्की बातें करते हुए अपना खाना एंजॉय कर रहे थे और दूर जिंदगी फरजीन को बेबस नज़रों से देख हल्का सा मुस्कुराई थी। आज का दिन फरजीन के लिए खुशियों से भरा दिन था क्योंकि आज इसकी जाने से अजीज़ बहनों की शादी थी। वो बगैर खाए पिए सुबह से काम कर रहा था। आज उसे अपनी बहनों की खुशी के आगे किसी भूख या प्यास का एहसास नहीं हो रहा था। वो तो आज पंख लगाए हवाओं को चीरता हुआ बादलों को छू रहा था जिनमें इसकी बहनों की खुशियाँ छुपती थी। वो सारे काम से फारिग होकर सीधा अपनी बहनों से मिलने उनके कमरे में जा पहुंचा।
था, जहां दोनों बहनें दुल्हन बनी मुकम्मल तैयार बैठी थी। शांसी और शहजीन लाशराय मबलूस पीछे जुड़े पर भारी दुपट्टा टकाए, नाक में नथ पहने एक नाजुक सी गुड़िया लग रही थी। इन्हें इस तरह देखकर फजीन की ज़बान से बेसख्ता माशाल्लाह निकला था। वो अपना मजबूत कदम उठाए इनके सामने खड़ा नम आंखों से अपनी बहनों को देख रहा था, जो अब आंसू बनकर गालों से फिसलते हुए ज़मीन पर गिरे थे। भाई शहजीन जो इसे देख रही थी, भाई को रोता देखकर तड़प कर आगे बढ़ती बेख्तियार इसके सीने से लगी थी। अरे मेरी नकचड़ी गुड़िया इतनी दूर क्यों खड़ी है, आए भाई के सीने लग जाए। वो अपना दूसरा बाजू खोले बाहें फैलाते हुए बोला तो शांसी फौरन भागकर इसके मजबूत पनाहों में छुप जाती है। बेटा, आप दोनों से कुछ कहना चाहता हूँ, क्या मानेंगी अपने भाई की बातें? दोनों फजीन की बात सुनकर इसके सीने से चेहरा ऊपर उठाए नम आंखों से देखती हाँ अपना सर हाँ में हिला गई थी। मेरी कुछ नसीहतें हैं जो आप दोनों को गौर से सुनना है। आप दोनों वहाँ कभी बड़ों से बदतमीजी नहीं करेंगी, अपने शौहर का कहना मानेंगी, इनकी इज्जत करेंगी, घर के कामों में मुकम्मल और अपने साथ का हाथ बटाएंगी, कभी अपने ससुराल वालों से ज़ुबान दराज़ी नहीं करेंगी। बेटा, अगर आपके साथ कभी कोई भी जाती हो तो सबसे पहले मुझे आकर बताना, ठीक है? जी भाई, हम आपकी ये बातें याद रखेंगे। वो झुककर दोनों के माथे पर बारी बारी बोसा देता, उनके सर पर शफ़क़त से हाथ रखता कमरे से बाहर निकल गया था। चंद ही घंटों में मेहमानों से भरा घर शांसी और शाहजीन के रुखसत होते ही वीरान हो गया था। वो बाहर से थक हार कर कमरे में आता औंधे मुंह बिस्तर पर गिरा। जब उसकी बीवी अपना भारी शरारा संभाले हील की टिक टिक करती कमरे में दाखिल हुई थी। फजीन कवर बदलता बिस्तर पर सीधा लेटा अपने थकन ज़दा आंखों को खोलकर सामने खड़ी अबरीश को बगौर देखने लगा। क्या हुआ है, इस तरह क्यों घूर रहे हो? कुछ नहीं, बस देख रहा हूँ जब तुमसे संभलते नहीं ऐसे कपड़े तो क्यों पहनती हो? फजीन वो तपे तपे चेहरे के साथ अपनी बड़ी बड़ी आंखों से इसे घूरने लगी। अच्छा, यूँ खफा मत हो, मैं मजाक कर रहा था। उसका हाथ थाम कर अपने सामने बैठाते हुए प्यार से बोला तो वो खामोशी से उसे देखती गई। अच्छा, एक बात तो सुनो। अबरीश को पलंग से उठता देखकर वो फौरन इसके हाथ पर अपना हाथ रखता इसे उठने से रोक गया था। जी फरमाए, अब क्या हुक्म है इस खात्मा के लिए? यार बहुत थक गया हूँ, तुम कपड़े तब्दील करके मेरे लिए अच्छी से चाय बना दो। फजीन, मैं भी बहुत थक गई हूँ, मुझसे अब और काम नहीं होगा। वैसे भी आज मोमानी ने मुझसे बहुत सारे काम करवाए हैं, आप प्लीज़ किसी और से कह दें, मैं अब आराम करना चाहती हूँ। वो चढ़कर कहती उठ खड़ी हुई थी। अबरीश, किससे बोलूँ? कौन है घर पर तुम्हारे और माँ के अलावा? अब मैं रात के सपहरे इन्हें नींद से जगाकर चाय बनाने का बोलूँ तो मैं शर्म तो नहीं आएगी, पर मुझे ज़रूर आएगी। जा रही हूँ तुम्हारे लिए चाय बनाने, ज़्यादा फलसफे मत झाड़ो। वो गुस्से से कहती बगैर कपड़ा तब्दील किए तनफन करती रूम से बाहर निकल गई थी। पीछे फजी ने अपने दोनों हाथों को आसमान की तरफ उठाई, गहरी सांस लेता दुख भरे लहजे में बोला, या अल्लाह मुझे सब्र देना इस रिश्ते को निभाने के लिए। वो थके हारे अंदाज में कहता वापस बेड पर ढह गया था। फजीन जॉब से आकर सीधा नसीमा बेगम के कमरे की तरफ बढ़ गया था, जहाँ इसकी माँ पलंग पर बैठी हाथों में उनका गोला लिए स्वेटर बुन रही थी। अपने बेटे को दरवाजे पर खड़े होकर पुकारते देख अंदर आने का इशारा करती अपना काम जारी रख रही थी। फजीन, क्या बात है, क्यों पुकार रहे हो? माँ, आज सैलरी मिली है तो वही देने आया था। वो नसीमा बेगम के पास बैठता रसान से अपनी बात बता गया था। अच्छा ला दे, वैसे भी मैं तुझे बोलने ही वाली थी कि घर का राशन अब ख़त्म हो रहा है, पर चल अच्छा हुआ तूने खुद ही ला कर दे दिया। वो रकम को गिनते हुए मसरूफ़ अंदाज में बोली, ये क्या इतने कम पैसे? फजील, इन पैसों में पूरा महीना कैसे चलेगा? तेरा बाप का भी काम ठप पड़ा हुआ है। माँ, मैं क्या करूँ, कर्जे के पैसे कट रहे हैं सैलरी से, और मैं दूसरी जॉब भी तो कर रहा हूँ ना माँ। मैं हर मुमकिन कोशिश तो कर रहा हूँ इस घर को चलाने की, आप सब की हर ज़रूरियात को पूरी करने की। वो अपने अल्फाज में ढेरों बेबसी समय थकन से चूर लहजे में कहता अपना सर हाथों में गिरा गया था। नसीमा बेगम इस तरह टूटे बिखरे हालत में देखो फ़ौरन से अपनी बात बदलती इसके हाथों में बुने हुए स्वेटर थमा गई। अब ये क्या है माँ, ये देख तेरे बच्चों की तैयारी में लगी पड़ी हूँ और तू है कि मुझे दादी बनाना ही नहीं चाहता। बोल, कब दे रहा है हम बूढ़ा बूढ़ी को ये खुशखबरी? हमारे मरने से पहले ये खुशखबरी हमें सुना देना बेटा। माँ, बस कर दें, ये मरने मराने की बातें मत किया करे। और रही बात दादा दादी बनने की, तो जब खुदा को मंजूर होगा तो वो नवाज देगा हमें औलाद जैसी नेमत से। आप फिक्र मत करें, अभी ये सब काम छोड़ें और थोड़ी देर आराम कर लें। अब मैं चलता हूँ, फरजीनी कहता उठ खड़ा हुआ था। आगे बढ़कर कमरे की सारी लाइट बंद करता रूम से बाहर निकल गया था। वो अपनी बिगड़ती हालत देखकर बहुत मुश्किलों से एक डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेकर चेकअप कराने आया था। जी मिस्टर फरजीन, आपकी तबीयत कब से इस तरह ख़राब रह रही है और किस तरह की कैफियत होती है? आप सब कुछ तफसील से बताएं मुझे। डॉक्टर, मुझे ये मसला काफ़ी महीने से हो रहा है, रह रह कर चक्कर आते हैं और बाज़ औक़ात जिस्म में इस कदर कमज़ोरी होती है कि 2 कदम चलने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाता हूँ मैं। मिस्टर फरजीन, आपको पहले ही किसी डॉक्टर से अपना चेकअप करवाना चाहिए था कि अपनी हालत के नासाज होने का इंतज़ार कर रहे थे। ये मैंने कुछ टेस्ट लिखे हैं, वो आप करवा लें, 2-4 दिन में आपकी रिपोर्ट्स आ जाएंगी तो फिर हम आपका इलाज शुरू करेंगे। शुक्रिया डॉक्टर। वो इनका शुक्रिया अदा करता फ़ौरन कुर्सी से उठ खड़ा हुआ था और अपने सर को अदाब के अंदाज में
खम देता रूम से बाहर निकल गया था। अभी वो अस्पताल से ख्वार होकर घर लौटा ही था कि एक नया तमाशा घर की दहलीज पर खड़ा इसका इंतजार कर रहा था। घर के अंदर से जोर जोर से चीखने चलाने की आवाज़ें आ रही थी। वो फौरन होश में आता घर के अंदर भागा था, जहाँ सामने का मंजर इसके देखे इसके पैरों तले ज़मीन निकल गई थी। नसीमा बेगम अबरी आमने सामने खड़ी अपनी अपनी ज़बानों का जौहर दिखा रही थी। कैसर साहब कमरे की दहलीज पर खड़े गुस्से से आग बबूला हो रहे थे। ए बदतमीज़ लड़की, तुझे तेरी माँ ने तमीज़ नहीं सिखाया? बड़ों से कैसे बात किया जाता है? कैसर साहब आग का धकता लावा बने अबरीश की तरफ बढ़ने लगे। अभी वो इस पर हाथ उठाते कि पीछे से किसी ने आके इनका हाथ हवा में रोक दिया था। बाबा, ये आप क्या कर रहे हैं? इस तरह औरत पर हाथ उठाना यूं हम मर्दों को जेब नहीं देता। और आप बोल रहे हैं ये आपकी वही बहन की बेटी है जिसको आप दोनों बड़ी ही चाहत से इस घर में लाए थे और जोर ज़बरदस्ती करके उसे मेरी ज़िंदगी में शामिल कर दिया था। फिर आज ये सब क्यों बाबा? क्या मैं आपके इस अमल का मकसद जान सकता हूँ? वो बड़े ही खुशगवार लहजे में कहता इनकी हर गलती गवा रहा था। बरखुदा हमने मत बताओ कि हमने क्या किया है। हमसे तुमसे अपनी बीवी संभाली नहीं जा रही और और इल्ज़ाम हम पर लगा रहे हो। अगर तुमने वक़्त पर लगाम डाला होता तो आज ये नौबत ना आती। नसीमा, बुलाओ इसके माँ बाप को ज़रा, उन्हें भी तो पता चले इनकी बेटी यहाँ क्या क्या करती फिर रही है। प्लीज़ बाबा, रिश्तों का तमाशा मत बनाए। जो भी मसला है हम अपने घर की चारदीवारी में बैठकर हल करते हैं। आप पुरसुकून हो जाए, हम इस बारे में बैठकर बात करते हैं ना। नहीं बेटा जी, अब कोई बात नहीं होगी। अगर तुम्हारी बीवी को हमारी खिदमत करना और घर को संभालना इतना ही बुरा लग रहा है तो उठाओ अपना सामान, अपनी बीवी का सामान और निकलो मेरे घर से। 4 दिन दर दर की ठोकर लगेगी तो तुम्हारी बीवी के होश ठिकाने आ जाएंगे। मामू जान, इस घर के सारे खर्चे मेरे शौहर उठाते हैं, यहाँ तक कि आपकी बेटियों की शादी के खर्चात भी मेरे शौहर ने उठाए हैं। ऐसा ना हो मामू, फर्जीन के इस घर से जाने के बाद हमारे होश ठिकाने की बजाय कहीं आप दोनों के होश ठिकाने ना लग जाएं। वो आगे बढ़कर तंज़े लहजे में कहती मुस्कुराने लगी थी। अबरीश फर्जीन इसके इतने सख्त अल्फाज सुनकर इसे दोनों बाजू से दबोचता इसके मुंह पर सख्त अंदाज में धाड़ा कि एक पल के लिए उसकी आंखों में देखकर सहम सी गई थी। अबरीश बीबी, तुम्हारी ज़बान कुछ ज़्यादा नहीं चल रही? ये अपने जाहिल होने का सबूत दे रही है। वो मेरे माँ बाप हैं, ये मेरा घर है। अगर मैं अपने जिस्म से खून का आखिरी कतरा भी इन्हें दे दूँ ना, तब इनका हक अदा नहीं कर सकता। इससे पहले मैं कोई सख्त फैसला करूँ, चली जाओ अपने कमरे में और तब तक अपनी शक्ल मत दिखाना जब तक इनसे माफ़ी ना मांग लो। वो छत पर पड़ी चारपाई के ऊपर चित लेटा हाथों में सिगरेट थामे आसमान को देख रहा था। वो किसी भी किस्म का नशा नहीं करता था, लेकिन ज़िंदगी की तलखियाँ ने इसे सिगरेट पीने का आदी बना दिया था। वो सिगरेट का धुआं आसमान की तरफ छोड़ता किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। मैंने कभी भी ऐसी ज़िंदगी तो नहीं चाहिए थी। ये रोज़ रोज़ का झगड़ा, रिश्तों में आई दूरियाँ, एक बीवी की गुर्बत में किस तरह का सुकून होता है, ये तो मैंने कभी महसूस ही नहीं किया। ये कैसी ज़िंदगी है जहाँ सिर्फ बेसुकूनी ही बेसुकूनी है। मुझे भी चाहिए एक पुरसुकून और मोहब्बत से भरा हुआ घर, जहाँ इंसान घर में आते ही अपनी सारी थकन और परेशानी भूल जाए। लेकिन शायद खुदा ने मेरे नसीब में रिश्तों की मोहब्बत नहीं लिखी। ये सब सोते सोते कब उसकी आंखों से एक बेमोल आंसू लड़ियों की सूरत पर बहकर तकिए में जज़ब हुए, उससे खबर ही नहीं हुई। और इस तरह सोचो में गुम कब नींद की वादी में जा पहुंचा था, इससे पता नहीं चला था। वो गहरी नींद में सोया हुआ था जब इसके पास पड़ा मोबाइल फ़ोन बजने लगा। वो नींद ही में अपने हाथ को दाएं बाएं मारता मोबाइल फ़ोन टोलने लगा था। अचानक मोबाइल पर इसका हाथ पड़ा तो वो फ़ोन का बटन दबाए फ़ौरन कान से लगा गया था। हेलो मिस्टर फ़रजीन, जी मैं फ़रजीन बात कर रहा हूँ। आपको मैम, मैं आपकी डॉक्टर सादिया बात कर रही हूँ। फ़रजीन डॉक्टर सादिया का नाम सुनकर अचानक नींद से बोझल आंखें खोकर हड़बड़ा कर उठ बैठा था। जी डॉक्टर बोले। मिस्टर फ़रजीन, आपकी रिपोर्ट्स आ गई हैं, आप मुझसे अभी आकर मिले। आपकी रिपोर्ट्स के मुतालिक कुछ बात करनी है। पर डॉक्टर, मेरे रिपोर्ट्स में आया क्या है? मिस्टर फ़रजीन, वो आप आएंगे तो बताऊंगी। आप यहाँ जल्दी पहुँचे। मिस्टर फ़रजीन डॉक्टर साथ ही कहकर फ़ोन बंद कर चुकी थी, लेकिन पीछे फ़रजीन परेशानी से माथा मसलता हुआ उठकर नीचे की तरफ बढ़ गया था। फ़रजीन कहाँ जा रहा है? अभी वो घर से बाहर निकलता है, इसी वक्त किचन में खड़ी नसीमा बेगम उससे पीछे से पुकार उठी। माँ, किसी ज़रूरी काम से जा रहा हूँ। बेटा नाश्ता तो करते जा, तैयार ही होने ही वाला है। नहीं माँ, मुझे देर हो रही है, मैं बाहर कुछ खा लूँगा, परेशान मत हो। वो ये कहता हुआ कहते बिना अपनी माँ की बात सुने बिना घर की दहलीज पार कर गया था। डॉक्टर सादिया, आपने मुझे इतनी उलझन में क्यों बुलाया? आखिर बात किया? वो लगभग 3 बार ये सवाल पूछ चुका था, लेकिन सामने बैठी डॉक्टर से तारा नज़रों से देखती रही। मिस्टर फ़रजीन, आपको अपनी सेहत के हवाले से लापरवाही नहीं करनी चाहिए थी। मेरे ख्याल से अगर आप पहले ही टेस्ट करवा लेते तो नौबत इस कदर ख़तरनाक ना होती। मतलब क्या कहना चाह रही हैं आप? मिस्टर फ़रजीन, आपको ब्लड कैंसर है और ये बात इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है कि आपकी इस बीमारी की सेकेंड स्टेज चल रही है। मैं आपको ही मशवरा दूंगी जल्द से जल्द अपना इलाज शुरू करवाएं। अभी आपके बचने की उम्मीद है, लेकिन अगर आपने अपने इलाज में ज़रा सी भी कोताही की तो आपको बचाना हम डॉक्टर्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। सामने बैठी डॉक्टर सादिया क्या कह रही थी वो इनकी बात नहीं सुन पा रहा था, सिर्फ इनके हिलते होंठे से दिखाई दे रहे थे। वो मफलूज ज़हन के साथ बेसद कुर्सी पर पड़ा बगैर पलके झपकाए इन्हें देखता गया। ये क्या हो गया था इसकी ज़िंदगी के साथ? कुदरत ने कैसा मजाक किया था इस गरीब लड़के के साथ? मिस्टर फ़रजीन, क्या आप सुन रहे हैं मेरी बात? डॉक्टर सादिया हवा में हाथ हिलाती इसे होश में लाने की कोशिश करती ऊंची आवाज़ में बोली थी। जी जी, मैं सुन रहा हूँ, आप बोलें डॉक्टर।
देखिए फ़रज़ीन साहब, ये बहुत नाज़ुक मरहला है और मैं चाहती हूँ कि आपके घर से कोई हो जो आपकी मुकम्मल देखभाल करे और ट्रीटमेंट के वक़्त आपके साथ खड़े रहें। आप ऐसा करें, अपने अब्बू या फिर आप जिसे ठीक समझे उसे कल मेरे पास ले आइए, ताकि मैं तफ़सील से इन्हें बस बता सकूँ। डॉक्टर, ये सब कुछ मैं खुद सँभालना चाहता हूँ, मुझे किसी के साथ की ज़रूरत नहीं है, आप मुझसे सब डिस्कस करें। ठीक है, ये डॉक्टर ज़रगाम का कार्ड है, ये एक कैंसर स्पेशलिस्ट है, आप इनसे जाकर मिलें और ये रिपोर्ट्स इन्हें दिखाएँ। अब से वो आपका केस हैंडल करेंगे। शुक्रिया। वो बहुत दिल के साथ यकलफ्ज़ी जवाब देकर चलने के लिए उठ खड़ा हुआ था। वो तरीक़ी से भरे रात में सुनसान सड़क के बीचों बीच तनहा जा रहा था। बेतरतीब शर्ट, माथे पर बिखरे बाल, आंसू से तर चेहरा, जूतों पर लगी मिट्टी। इसका ये बिखरा बिखरा सा होलिया देखकर ऐसा लगा जैसे कोई पागल हो। वो तो एक सुलझा हुआ अपनों का बेहद ख्याल रखने वाला मर्द था, फिर इस ज़िंदगी क्यों बगावत कर गई थी। वो ठहरा एक मतवासत तबके से ताल्लुक़ रखने वाला लड़का, फिर खुदा ने इसे क्यों इस कड़ी इम्तिहान में ला खड़ा किया था। वो आसमान की तरफ हाथ उठाए घुटनों के बल गिरता पागलों की तरह चीख रहा था, ए क्यों किया तूने मेरे साथ ऐसा? मैं तो सिर्फ अपनी खुशियों का तलबगार था। अपनी खुशियाँ मांगना इतना बड़ा गुनाह है? खुदा जवाब दे मुझे, मैंने कभी किसी के साथ कोई ज़्यादती नहीं की। फिर मैं क्यों खड़ा हूँ इस सख्त इम्तिहान के कटघरे में? मुझे जवाब दे, मुझे जवाब चाहता हूँ मैं तुझसे। सुन रहा है ना तू? ये फ़रज़ीन जवाब मांग रहा है तुझसे। वो सड़क के दरमियान बैठा बिलक बिलक कर रो रहा था। क्या थी इसकी कहानी, कोई नहीं जानता था। वो रात के तीसरे पहर अपने कमज़ोर जिस्म को घसीटता हुआ कमरे में दाखिल हुआ, जहाँ इसकी बीवी नीम दराज पलंग पर पुरसुकून सोई पड़ी थी। वो बेध्यानी में आगे बढ़ रहा था कि अचानक इसका घुटना एक टेबल से टकराया। इस टेबल पर रखा सारा सामान एक झटके से ज़मीन बोस हुआ। अबरीश अपने कमरे में ज़ोरदार आवाज़ सुनकर फ़ौरन नींद से उठ बैठी थी। ये क्या हरकत है फ़रज़ीन, क्यों शोर डाला हुआ है कमरे में? और आगे तुम अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी करके अभी भी क्यों आए हो? सुबह ही तशरीफ़ लाते ना। वो बेअदब लहजे में कहती गुस्से से उसे घूरने लगी। अबरीश, मुंह बंद करके सो जा, मेरा दिमाग मत खा। और अपना गुस्सा ज़ब्त करता बहुत ही मुश्किल से खुद पर काबू करते हुए बोला, कैसे सो जाओ, नींद तो तुमने ख़राब कर दी है। अबरीश, बहुत हो गया तुम्हारा, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। बहुत हो गया तुम्हारा, बहुत तो तुम्हारा हो गया। फ़रज़ीन साहब, मुझे तलाक चाहिए अभी इसी वक्त। मैं मज़ीद तुम जैसे जाहिल इंसान के साथ रहना नहीं चाहती। वो पलंग से उतरकर अब इसके सामने खड़ी नफ़रत भरे लहजे में फकारी थी। लड़की, अपनी ज़बान को लगाम दो, हमारे ख़ानदान में तलाक नहीं होती, और अगर इतना ही दूसरी शादी का शौक़ चढ़ा है तो मेरे मरने के बाद ये भी शौक़ पूरा कर लेना। वो तलख़ भरे लहजे में कहता इसे पलंग पर पीछे की तरफ धकेलता खुद वॉशरूम की तरफ बढ़ने ही लगा था कि अचानक अबरीश के कहे अल्फाज ने इसके उठते कदमों को जकड़ लिया था। तुम मरते भी तो नहीं हो। जिस दिन मर जाओगे मुझे सुकून मिल जाएगा, मैं इस रिश्ते से तुम्हारी कैसे मुकम्मल आज़ाद हो जाऊंगी। वो गुस्से से आग बुगला होती जो मुंह में आए बोलती चली गई। फिक्र मत करो अबरीश बीबी, ये ख्वाब भी तुम्हारे जल्द ही पूरे हो जाएंगे। वो ये बात बोलकर रुका नहीं था, बल्कि फ़ौरन कमरे से ही बाहर निकल गया था। हेलो मैम, क्या मुझे बता सकती हैं डॉक्टर ज़रगाम कहाँ मिलेंगे? उस तक वाले काउंटर पर बैठी एक लड़के से हम कलाम होकर डॉक्टर ज़रगाम की बाबत दरियाफ्त करने लगा। सर, आपने डॉक्टर ज़रगाम से अपॉइंटमेंट लिया है? जी। आज की तारीख दिया है उन्होंने? सर प्लीज़ अपना कार्ड शो करवाएं। जी ज़रूर, ये मेरा कार्ड है। चंद सेकंड में ही वो लड़की इसका पूरा बायोडाटा निकालती अंदर जाने की इजाज़त दे गई थी। शुक्रिया सर, आप यहाँ सीधे जानिब की तरफ मुड़े, सामने ही डॉक्टर ज़रगाम का कैबिन है। शुक्रिया। यस कम इन। सामने बैठा डॉक्टर ज़रगाम अपने सर फाइल में घुसाए मसरूफ़ अंदाज में अंदर आने की इजाज़त दे गया था। जब डॉक्टर ज़रगाम को सामने वाली की तवील खामोशी महसूस हुई तो अपना सर फाइल से उठाकर आने वाले शख्स को देखने लगा। आप वहाँ क्यों खड़े हैं, यहाँ आकर बैठे प्लीज़। फ़रज़ीन इनकी बात सुनकर गर्दन हाँ में हिलाता इनके सामने वाली कुर्सी पर आकर बैठ गया था। क्या नाम है आपका? यंग बॉय वो दोस्ताना अंदाज में कहते उससे पूछने लगा। डॉक्टर, मेरा नाम फ़रज़ीन कैसर है। ओह, वैसे अमूमन हमारी उम्र एक ही जैसी होगी। फ़रज़ीन, मैं आपका इलाज डॉक्टर नहीं दोस्त बनकर करना चाहता हूँ, क्या आप मुझे अपना दोस्त बनाएंगे? वो अपना हाथ इसके सामने बढ़ाए उम्मीद भरी नज़रों से देखकर पूछने लगा। डॉक्टर, मैं दोस्त कम ही बनाता हूँ, यकीन रखो फ़रज़ीन, तुम्हें निराश नहीं करूँगा। ओके फ्रेंड्स, ये तो होगी हमारी दोस्ती की बात। अब आते हैं आपकी बीमारी की तरफ। तो बताओ मेरे भाई, ये मसला कब से शुरू हुआ तुम्हारे साथ? डॉक्टर, मुझे 2 साल से इस बीमारी की अलामत ज़ाहिर हो रही थी, लेकिन मैंने कभी ख़ास तवज्जो नहीं दी। अभी 2 दिन पहले ही चेकअप करवाया है तो मालूम हुआ मेरी ब्लड कैंसर स्टेज 2 चल रही है। वो खुद पर कितना ज़ब्त करके ये बात अपनी ज़बान से अदा कर रहा था, ये वही जानता था। कैसी अलामात फ़रज़ीन? मेरे बाल का तेज़ी से गिरना, जिसम में कमज़ोरी, वज़न का तेज़ी से कम होना, पेशाब में खून आना, और अब तो कुछ दिनों से नाक और मुंह से भी खून आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, फ़रज़ीन, फिर तो हमें आपका इलाज जल्द शुरू कर देना चाहिए। डॉक्टर ज़रगाम, आपकी बात काटने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। जी बोले फ़रज़ीन। डॉक्टर, मैं चाहता हूँ आप मेरे सारे टेस्ट करके ये बताएं कि मेरे पास और कितना वक्त बचा है। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं फ़रज़ीन? मायूसी कुफ़र, अल्लाह ने चाहा तो आप मुकम्मल सही याब हो जाएंगे इंशाअल्लाह। डॉक्टर साहब, हम जैसे गरीब ख़ानदान के लोग इस बीमारी से नहीं लड़ सकते, क्योंकि हमारे पास इलाज कराने के पैसे नहीं हैं और ना ही कोई महंगी दवाएं खरीदने के पैसे हैं। वो तक के हर अंदाज में कहता अपने कंधे झुका गया था। फ़रज़ीन, मैं चंदा
चंद इदारे को जानता हूँ, वो तुम्हारी ज़रूर मदद करेंगे और तुम परेशान मत हो। मैं अपनी फ़ीस तुमसे नहीं लूँगा। ज़रगाम अपनी कुर्सी से उठकर चलता उसके करीब आया, इसके कंधों पर हाथ रख के तसल्ली देने लगा। डॉक्टर ज़रगाम, मैं एक खुददार इंसान हूँ और आपका ये एहसान मुझे सुकून से मरने नहीं देगा। अभी वो मुझे कुछ कहता कि धड़म से कैबिन का दरवाज़ा खुला था, कोई उजलत भरे अंदाज में अंदर आया था। डॉक्टर ज़रगाम, क्या आप भूल गए हैं कि हमें आज लंच पर जाना था? तुम बड़े ही कोई। अंदर आई लड़की अभी मजीद कुछ कहती कि अपने सामने खड़े शख्स को देखकर इसकी चलती ज़ुबान एकदम से रुकी थी। इस लड़की को देखकर फ़रज़ीन भी यही कैफियत थी। डॉक्टर ज़रगाम आंखों में हैरानगी लिए दोनों को देख रहे थे। अरे बेगम, तुम हमेशा मेरे कैबिन के अंदर आंधी तूफान बनकर आती। वो फ़ौरन आगे बढ़कर अपनी बीवी को खुद से लगाया, शाद भरे लहजे में बोला, ज़रगाम, ये क्या बेहूदगी है? दूर हटे मिस्टर फ़रज़ीन। मीट माई क्यूट वाइफ रिमशा। ज़रगाम खान, ज़रगाम, वो बेगम साहिबा क्या कहना चाहती हैं? ये वही लड़का है क्या वाकई? जी, वो सर जो का एक मुजरिम की तरह अपनी माजी इकरार कर रही थी। फ़रज़ीन खामोश खड़ा सब देख और सुन रहा था। बात समझती हुई तेज़ी से अपने कदम ज़रगाम की तरफ बढ़ाए। फ़ौरन बोला, डॉक्टर ज़रगाम, जैसा आप समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। अभी वो मज़ीद आगे कुछ और कहता, ज़रगाम फ़ौरन अपना हाथ हवा में उठाए फ़रज़ीन को आगे बोलने से रोक गया था। मिस्टर फ़रज़ीन, आप कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि रिमशा ने मुझे शादी से पहले ही सब कुछ बता दिया था। और रही बात मेरी बीवी के माजी की, तो मुझे अपनी बीवी के करैक्टर सर्टिफिकेट पर किसी तीसरे शख्स से इसकी पाक दामनी की मोहर लगवाने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये रिश्ता मोहब्बत, एतबार और इज़्ज़त के साथ जोड़ा है। और रिमशा खुद से लगाए बड़े फ़ख्री अंदाज में बोल रहा था, मेरे भाई, हम मर्द शादी से पहले क्यों कईयों से मोहब्बत करते हैं, इसके बावजूद हमारे किरदार दागदार नहीं होते। तो एक औरत जब शादी से पहले किसी मर्द से मोहब्बत करती तो वो कैसे दागदार हो सकती? हाँ, लेकिन इस मोहब्बत में मर्द या औरत अगर बदकारी का फ़ेल करे तो वो गुनाह और मोहब्बत की तज़लील है। बस हम मर्दों को ये समझने की ज़रूरत है और हम मर्द इसे अना का मसला बनाकर अपनी खुशहाल ज़िंदगी को बंजर बना देते हैं। अच्छा, एक सवाल का जवाब दें फ़रज़ीन साहब। हम मर्द अपनी शादी की पहली ही रात अपनी बीवी के सामने अपनी यूनिवर्सिटी के अफेयर, कॉलेज के, हत्ता के महल्ले तक के अफेयर अपनी बीवी को सुनाते हैं बड़े फ़ख्र के साथ। लेकिन अगर उसी जगह पर हम अपनी बीवी की कोई एक मोहब्बत की दास्तान सुन लें तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम इसी वक्त बगैर कोई सच जाने इस मजलूम औरत पर बदकारी का इल्ज़ाम लगा के इसे तलाक दे देते हैं। आप मुझे ये बताएं कि फ़रज़ीन, क्या वो लड़की मेरे नाम से मसरूफ़ रहकर किसी दूसरे मर्द से मोहब्बत की थी? नहीं, तो फिर वो मेरी मुजरिम कैसे हो गई? अगर वो मेरी मुजरिम नहीं तो मैं सज़ा देने वाला कौन होता हूँ? हाँ, अगर वो मेरी इमानत में ख़यानत करती तो वो मेरी मुजरिम कहलाती। इसी तरह आपके और रिमशा के दरमियान जो कुछ हुआ आप दोनों का माज़ी था, लेकिन अब रिमशा का हर रास्ता मुझसे होकर जाता है और मैं हूँ इसका आज और आने वाला कल भी। मेरी बीवी का किरदार पाक था, पाक है और हमेशा पाक रहेगा। और ठंडे ठार लहजे में कहता फ़रज़ीन को बहुत कुछ समझा गया था। मुझे बेहद खुशी है डॉक्टर ज़रगाम के रिमशा के नसीब में खुदा ने आप जैसा नेक इंसान लिखा है। जिसकी सोच इतनी अच्छी है तो इंसान का किरदार कितना अच्छा होगा। फ़रज़ीन कहता वो अपनी आंखों की नमी साफ करता कमरे से बाहर निकल आया था। रिमशा और ज़रगाम में एक रेस्टोरेंट में आमने सामने बैठे थे। रिमशा ज़रगाम के सामने सर झुकाए बैठी थी और ज़रगाम खामोशी से इसके हर अंदाज को नोट कर रहा था। मुझे मेरी बीवी ऐसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, वो तो मुझ पर रौब झाड़ते हुए अच्छी लगती है। मैं शर्मिंदा हूँ ज़रगाम। वो इसी तरह सर झुकाए अपने नाखून से टेबल खुरते हुए बोली, किस बात के लिए शर्मिंदा है आप बेगम? अगर आप अपने माजी की बात कर रही हैं तो मैं माजी में जीने वाले इंसान नहीं हूँ। मुझे आप पर पूरा यकीन है, आप मुझसे कभी बेवफाई नहीं करेंगी। रिमशा, पहले मेरी ज़िंदगी बहुत खाली सी थी, आपने मेरी ज़िंदगी में आकर रंग भर दिया, खुशियाँ भर दी। शुक्रिया आपका मेरी ज़िंदगी में शामिल होने के लिए, मेरी हमसफ़र बनने के लिए आपका भी शुक्रिया, मुझ पर यकीन करने के लिए। वही कहती है ज़रगाम के हाथों की पुश्त को अपने होंठों से लगा गई थी। रिमशा, आपकी एक मदद चाहिए। जी बोले, कैसी मदद चाहिए ज़रगाम? मैं चाहता हूँ एक बार आप फ़रज़ीन से बात करें। पर क्यों ज़रगाम, किस लिए मैं इससे बात करूँ? मुझे नफ़रत है इस शख्स से। रिमशा, अपनी नफ़रत एक साइड पर रखे, मेरी बात गौर से सुने। वो एक कैंसर पेशेंट है, लेकिन मुझे इसे देखकर एक बात तो समझ आई कि वो इंसान ख़तरनाक हद तक डिप्रेशन का शिकार है। इसकी आंखें बिल्कुल खाली थी, इसमें ज़िंदगी जीने की कोई रमक बाकी नहीं थी। और मैंने ये भी महसूस किया है कि इस मुश्किल घड़ी में इसके साथ कोई अपना खड़ा नहीं। जिस वक्त इसे सबसे ज़्यादा अपनों के सहारे की ज़रूरत है, मैं पुरानी सारी बातों को भुलाकर एक दोस्त की तरह इसकी मदद करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ वो ज़िंदगी को जिए भरपूर तरीके से, लेकिन इससे पहले मुझे इसके अंदर चलते तूफ़ान को तय तक पहुँचना होगा। आप इनकी दोस्त रही हैं, वो ज़रूर आपसे अपनी परेशानी बयान करेंगे। आप इनसे किसी भी पब्लिक प्लेस पर बैठकर बात करें, इनसे पूछें कि वो आखिर क्यों नहीं जीना चाहते। वो फ़रज़ीन की बीमारी का सुनकर एक पल के लिए काफ़ी ज़रूर थी, लेकिन अब वो किसी और की बीवी थी, इसलिए वो फ़ौरन खुद को काबू करती ज़रगाम से सवाल करने लगी थी, अगर वो अपना इलाज नहीं करवाना चाहता तो छोड़ें, क्या ज़रूरत है खुद को हल्कान करने की? ज़रगाम, रिमशा, मैं एक डॉक्टर हूँ, डॉक्टर का काम ज़िंदगी बचाना होता है, ज़िंदगी छीनना नहीं। मैं इसकी ज़िंदगी बचाना चाहता हूँ, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना चाहता हूँ, बाकी खुदा की मर्ज़ी। आप बहुत अच्छे हैं ज़रगाम, आपकी इसी बातों ने मुझे आपसे मोहब्बत करने पर मजबूर कर दिया। मैं वादा करती हूँ अपनी आखिरी सांस तक आपसे वादा निभाऊंगी। मी टू बेगम।
चलें अब खाना खाते हैं, बहुत कर लिया रोमांस हमने। वो शरारत से कहता अपनी बीवी का चेहरा देख रहा था। ज़रगाम भुक्कड़ इंसान बस हमेशा खाने का ही सोचना। वो गुस्से से नाक के नत्थे फैलाए बोली तो ज़रगाम गुस्से से उठकर इसके करीब होता, इसका नाक पकड़े ज़ोर से खींचा था। आपकी यही अदा तो मुझे मासूम को मार डालती है। यार मजाक था मेरी जान। अच्छा सॉरी। अपने दोनों कान की लोप पकड़े चेहरे पर मासूमियत लाए बोला तो रिमशा जोर का कहकर लगाए हंस पड़ी थी। मेरे मासूम शोहरा मजाक कर सकते हैं तो क्या मैं मजाक नहीं कर सकती? बहुत तेज़ हो गई हैं आप बेगम। दोनों ने खुशगवार माहौल में खाना खाया और घर के रास्ते पर निकल पड़े थे। वो आंखों पर अपने बाजू रखे पलंग पर सीधा लेटा था जब इसका फ़ोन रिंग हुआ। उसने लेटे लेटे ही साइड टेबल से फ़ोन उठाकर देखा तो एक अनजान नंबर से कॉल आ रही थी। फजील ने बटन दबाकर फ़ौरन कान को लगाया तो एक जानी पहचानी सी आवाज़ इसकी समाज से टकराई थी। वो फ़ौरन हड़बड़ाकर अपनी जगह से उठ बैठा था। फरजीन रिमशा आस्ता मगर धीरे लहजे में कहती फरजीन को एक पल के लिए साकन कर गई थी। रिमशा ये क्या तुम हो? वो भी ट्रांस की कैफियत में कहता अपने इर्द गिर्द मुकम्मल भुला चुका था। हाँ मैं हूँ फरजीन, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, क्या तुम आ सकते हो अभी? पर मैं कैसे? वो कहना चाहता था कि अब मैं तुम्हारा हंसता बसता घर ख़राब नहीं करना चाहता हूँ। क्या मतलब कैसे? तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है, मैं लोकेशन सेंड कर रही हूँ, आधे घंटे में वहाँ पहुँचे। वो ये कहकर फ़ोन काट चुकी थी मगर फरजीन साकन जहन के साथ इसी तरह कुछ पल बैठा रहा। अचानक रिमशा की बात जहन में गूंजी तो वह फ़ौरन हड़बड़ा कर उठता बाहर की तरफ भागा था। वो एक पार्क में बैठी कब से इसका इंतजार कर रही थी लेकिन फरजीन का कुछ अता पता नहीं था। वो अपने चेहरे पर ढेरों बाज़ार लिए अभी बेंच से उठी थी। किसी वक्त दरवाजे से फरजीन को दाखिल होते देखकर वो दोबारा बेंच पर टिक गई थी। फरजीन ठीक इसके सामने 2 फुट के फासले पर आकर रुका। वो अपना सर झुका नरम लहजे में बोला निमिषा इंतजार करवाने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, तुमने इतनी जल्दी में बुलाया आखिर क्या बात करनी है? सांस तो ले लो फरजीन, बताती हूँ क्या बात करनी है, पहले बैठ जाओ। नहीं, मैं डॉक्टर जरगाम का भरोसा नहीं तोड़ना चाहता हूँ और ना ही किसी गलतफहमी की वजह से तुम्हारा घर टूटते हुए देखना चाहता हूँ। तुम इसी तरह बता दो, मैं सुनकर फ़ौरन यहाँ से चला जाऊँगा। फरजीन मेरे शोहर इतनी घटिया सोच नहीं रखते, बैठ जाओ प्लीज़, लोग देख रहे हैं। वो आगे बढ़कर बेंच के कोने पर टिक गया था। फरजीन मैं तुमसे कुछ पर्सनल सवाल करना चाहती हूँ, क्या तुम मेरे सवाल का ठीक ठीक जवाब दोगे? वो बगैर किसी लगी पट्टी कि अपना सवाल फरजीन के सामने रख गई थी। कोशिश करूँगा, तुम पूछो। वो सीधा बैठा सामने बच्चे को खेलते देख रहा था जिसके चेहरे पर खुशियों की कोई रमक नहीं थी। तुम पहले ऐसे तो नहीं थे, आखिर तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसा क्या हुआ फरजीन कि तुम इस कदर संजीदा हो गए हो? वो कुछ पल इसकी बात सुनकर खामोश बैठा रहा, फिर अचानक हवा में एक गहरा सांस छोड़कर खुद को बोलने के लिए तैयार करता इसकी तरफ मुड़ा था। निमिषा जिंदगी बहुत से रास्ते कांटे और नोकदार पत्थरों से भरे होते हैं जिन पर आप चलकर अपने पैरों को लहू लुहान कर लेते हैं, लेकिन इसके लिए इस दर्द से भी बड़ी तकलीफ ये होती है कि इस दुख और दर्द को बांटने के लिए आपके पास अपना कोई मजबूर नहीं है। वह थकन से चूर लहजे में कहता रिमशा को बहुत कुछ समझा गया था। मुझे तुम्हारी बात समझ नहीं आई, शायद इसलिए कि तुम आजकल बहुत उलझी हुई बातें करने लगी हो। फरजीन एक बात पूछना चाहती हूँ मैं। कहो, तुम अपना इलाज क्यों नहीं करवाना चाहते? तुम्हें पता है इंसान के अंदर लालच का एक खतरनाक मादा होता है। लालच का वो मादा तभी अपनी लालच जाहिर करता है जब इसे कोई चीज़ मज़ा और नफ़ा देती है। अब तुम बताओ, मैं इस ज़िंदगी की लालच क्यों करूँ जिसने मुझे बदले में कुछ नहीं दिया? जब वो मज़ा जब वो मज़ीद कुछ ना बोली तो वो फ़ौरन बोल उठा, मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दे चुका हूँ लेकिन अब मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ कहो, वो दोस्ताना अंदाज में कहती हल्का सा मुस्कुराई थी। मैं तुम्हें डॉक्टर जरगाम के साथ खुश देखकर मुतमिन हूँ। मेरे दिल में हमेशा तुम्हारे लिए एक अनजाना सा डर रहता था कि तुम कहाँ होगी, किस हाल में होगी, लेकिन अब मैं सुकून से मर सकता हूँ। शायद मैं तुम्हारे काबिल नहीं था इसलिए खुदा ने मुझसे से छीन कर तुम्हें इस कद्रदान इंसान की झोली में डाल दिया। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए रिमशा, खुदा तुम दोनों को हमेशा इसी तरह खुश रखे। अब मैं चलता हूँ, शाम ढल रही है, रात की तारीकी अपना बसेरा करी, खुदा हाफिज़। वो ये बात कहता अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ था। वो जाते जाते एक पल के लिए रुका था मगर पलटा नहीं था। रिमशा इस ज़िंदगी ने मुझे एक सबक दिया है, हमेशा दूसरों को खुशी देने वाला शख्स ज़िंदगी के आखिरी मोड़ पर खुद तनहा रह जाता है। अगर इंसान खुद गर्ज होकर अपनी खुशियों के लिए ना लड़े तो ये माशरे में रचने और बसने वाले लोग अपनी ज़रूरत और मतलब के लिए इसे नोच खाते हैं। वो ये कहकर रुका नहीं था बल्कि वहाँ से तेज़ी से निकलता चला गया था। पीछे रिमशा काफ़ी देर इसकी बातों के ज़रिए असर इर्द गिर्द के माहौल से बेगाना बैठी रही। होश तो तब आई जब एक बच्चे ने इसका हाथ पकड़कर अपना बॉल मांगा था। वो शायद खेलने की वजह से इसके पैरों के पास आकर रुका था। वो मुस्कुराते हुए झुककर बॉल उठाती इस बच्चे के हाथों में थमाते बेंच से उठ खड़ी हुई थी। वो सुनसान सड़क पर इस तरीके से भरी रात में बस चलता जा रहा था। इसे कुछ खबर न थी कि वो किस समय जा रहा है। माजी की यादों में घेरा बस चलता जा रहा था। रिमशा हम अपना एक खूबसूरत सा आशियाना बनाएंगे जहाँ हमारी पूरी फैमिली खुशी खुशी रहेगी, जहाँ सिर्फ सुकून ही सुकून होगा। फरजीन तुम मुझे छोड़ोगे तो नहीं ना?
फरजीन मर तो सतह पर अपनी रिमशा से बेवफाई नहीं कर सकता। फरजीन की आंखों से आंसू लड़ी की सूरत इसके चेहरे पर बह रहे थे। वो लड़खड़ा कर घुटनों के बाद सड़क पर गिरता बिलक बिलक कर रोता है। स्कूल भरे मॉल में एक वहशत तारी कर गया था। इतने में दूर से गाड़ी तेज रफ्तार से आते इसके पास रुकी थी, जिसके सामने की दो हेडलाइट से जल रही थी। अचानक इसकी आंखों में तेज रोशनी पड़ने की बायस वो अपनी दोनों आंखों पर बेसाख्ता हाथ रख गया था। फरजीन, तू तू यहाँ कैसे, और ये क्या हालत बना रखी है तूने? बिखरे बाल, मिट्टी से अटे कपड़े और मुरझाया हुआ चेहरा कमजोर जिस्म से काफी दिन का थका हुआ बता रहे थे। गाड़ी की दरवाज़ा खोलकर तारिक बाहर आता इस पर बस पड़ा था। यह उठ, यहाँ से इस तरह क्यों बैठा है? आखिर बात क्या है? फरजीन, मैं कुछ दिन के लिए दुबई क्या गया, तूने जैसे राब्ता ही ख़त्म कर लिया मुझसे। बोल भी क्या हुआ है? वो सर झुकाए बैठा अपने आंसू छुपाने की कोशिश कर रहा था। मेरी तरफ देख फरजीन। वो वो जब काफ़ी देर तक इसकी तरफ नहीं देखा तो तारिक आगे बढ़कर इसका चेहरा थोड़ी से पकड़े ऊपर करता से गौर से देखने लगा। तू रो रहा है फरजीन? मर्द रोते नहीं हैं और ना ही कमज़ोर पड़ते हैं, वो तो हर मुश्किल से लड़ जाते हैं। और तू तू तो बहुत बहादुर है मेरे यार। नहीं हूँ मैं बहादुर, नहीं हूँ बहादुर। वो पूरी कुवत से तारिक को खुद से दूर धकेलता है। इतनी जोर से चीखा था कि पल के लिए हवा में झूमते दरख्त थमे थे। हाँ हाँ, मैं रो रहा हूँ, आज एक मर्द रो रहा है। इस माशरे का सो कोड लकब जो मर्द की ज़ात से मसरूफ़ कर दिया गया है। अरे कोई बताए इस माशरे के लोगों को कि इस एक जुमले का भरम रखने के लिए एक मर्द कितनी मौतें मरता है, रोज़ कितनी बार घुट घुट कर जीता है, हर दर्द के मिलने पर एक कोने में छुप कर आंसू बहाता है। कहीं एक मर्द को रोता देख इसकी ज़ात से जुड़े गए इस जुमले की कहीं शान ना कम हो जाए। तारिक साहब, हाँ हाँ, मैं बुज़दिल हूँ, मुझे दर्द होता है। मैं इस झूठी शान और इस झूठी बात का भरम नहीं रख सकता। वो ये बात कहते हुए गहरे गहरे सांस लेने लगा था। चीखने की वजह से इसकी सांस मजीद फूलने लगी थी। मर्द को भी रोने के लिए कंधा चाहिए होता है। वो भी चाहता है अपने सीने में पलते दर्द को आंसू के जरिए निकाले। एक मर्द भी भूखा होता है तवज्जो और मोहब्बत का। तो क्या ये सब पाना एक मर्द का हक नहीं? तुझे पता है मेरे बाप ने मेरा सौदा किया था अपनी लालच से। वो जानते थे मैं मोहब्बत करता हूँ रिमशा से, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपनी बहन से जायदाद के एवज मेरे वजूद का सौदा कर दिया था। माजी वो अपने बाप से कर्ज के बाबत बात करने के लिए घर में मौजूद टीवी लॉन्च की तरफ बढ़ रहा था जब कैसे सबकी आवाज़ इसके समाज से टकराई थी। मैंने कहा था अबरीश को ठीक से समझा देना। हमने ये तय किया था कि तुम जायदाद के हिस्से से पीछे हट जाओगे। अगर मैंने फरजीन की शादी अबरीश से करवा दी तुम्हें सब समझाया था। अपनी बेटी को समझाओ किस तरह फरजीन को अपने करीब, ताकि वो इस लड़की की मोहब्बत को भूल जाए। लेकिन इससे तो मेरी बीवी से लड़ने से फुर्सत नहीं मिलती। पूरा घर का माहौल ख़राब कर रखा है तुम्हारी बेटी ने। जैसे मजीद खड़े रहकर सुना नहीं गया, वो उल्टे पैर भागता हुआ घर से बाहर निकल गया था। हाल ये क्या बोल रहा है? अंकल ऐसे कैसे कर सकते हैं तेरे साथ? जानता भी है तू क्या बोल रहा है। हाँ जानता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि इस अजियत में रोज़ गुजरता हूँ। वो बोलते बोलते नढाल जिस्म के साथ एक झटके से ज़मीन बोस हुआ था। इसके मुंह और नाक से धार की सूरत खून बहने लगा था। तारिक जो गायब दिमागी से सब कुछ सो रहा था, अचानक इसे बेहोश होकर नीचे गिरते देखकर भाग के इसके करीब हुआ। इसका सर अपनी गोद में रखे बार बार इसका गाल थपथपा के से होश में लाने की कोशिश करने लगा। तारिक तो इसके मुंह और नाक से बहते खून को देखकर घबरा गया था। फौरन इसके बेजान जिस्म को अपनी कार में डालता अस्पताल के रस्ते पर भागा था। प्लीज़ हेल्प मी, कोई है यहाँ? प्लीज़ मेरी मदद करें, डॉक्टर को बुलाएं जल्दी। तारिक चीख कर पूरे अस्पताल में कहराम मचा चुका था। एक नर्स भागते हुए फ़ौरन इसके पास आई थी। सर क्या हुआ है? इस तरह अस्पताल में चीखने चलाने की इजाज़त नहीं है। और शिट, आप देख नहीं रही इस पेशेंट की हालत कितनी सीरियस है और आपको यहाँ अपने रूल्स की पड़ी है। यहाँ क्या हो रहा है? डॉक्टर सादिया पीछे से आती बोली थी, जो इन दोनों को कब से आपस में उलझे देख रही थी। डॉक्टर प्लीज़ इसे बचा लें। वो फ़ौरन आके बर्तन के सामने गड़गड़ाने लगा था। इन्हें फ़ौरन ऑपरेशन। अभी वो मजीद कुछ कहती कि इनकी नज़र फ़रजीन के चेहरे पर पड़ी थी। फ़रजीन, ये तो फ़रजीन है। सुने, फ़ौरन डॉक्टर ज़रगाम को कॉल करें, इनसे कहें कि इनका पेशेंट फ़रजीन जो कैंसर की मर्ज़ में मुब्तला है, इन्हें ट्रीटमेंट के लिए यहाँ लाया गया है। इन्हें फ़ौरन यहाँ आने की इतला दे। कैंसर? तारिक हल्की आवाज़ में बड़बड़ाया था, जिसकी बड़बड़ाहट डॉक्टर सादिया आसानी से सुन सकती थी। जी, ये कैंसर पेशेंट है जो ज़िंदगी और मौत के दरमियान में जूझ रहा है। एक्सक्यूज़ मी, डॉक्टर सादिया तारिक को सारी बातों से आगाह करती वहाँ से जा चुकी थी। डॉक्टर ज़रगाम आधे घंटे में अस्पताल मौजूद थे। तारिक ने फ़रजीन के घर वालों को भी बता दिया था। अंदर फ़रजीन का ट्रीटमेंट चल रहा था। तारिक आईसीयू के दरवाजे के पास खड़ा अंदर का मंजर देख रहा था, जहाँ इसका जिस्म बार बार हचकोले खाता ऊपर को होता, फिर नीचे बेड पर गिर जाता। वो जिस अजियत से गुजर रहा था, शायद इसका अंदाज़ा बाहर बैठे इसके घर वालों में से कोई भी नहीं लगा सकता। इसके दोनों बहनें रो रो को बुरा हाल कर चुकी थी। माँ अलग बेहोश पड़ी थी, बीवी चुप सदा से बैठी थी, बाप सर हाथों में गिराए खामोश बैठा था। आप
करके क्या फ़ायदा जब इंसान की बचने की उम्मीद ना हो। कुछ घंटे बाद एक डॉक्टर आईसीयू से बाहर आई थी। अब सबको डॉक्टर ज़रगाम अंदर बुला रहे हैं। पेशेंट आप सबसे कुछ बात करना चाहता है। वो सब एक पल की देरी कर किए बगैर अंदर को भागे थे। इनके पीछे तारिक भी अंदर आ गया था। डॉक्टर ज़रगाम फ़रज़ीन के पास खड़े इसको हचकोले कहते जिस्म को काबू करने की कोशिश कर रहे थे। जो तड़पता हुआ अपना सर बेड पर इधर उधर मार रहा था, जिसके मुंह से खून बार बार बहता इसकी गर्दन पर जमने लगा था। तारिक इसे तड़पता देखकर फौरन कमरे से बाहर निकल गया था। वो अपने बाप बहन बीवी को अपने सामने देखकर अपने दोनों हाथ को इनके सामने जोड़ता हुआ कहने लगा, बाबा मैं शायद आपका अच्छा बेटा, इनका अच्छा भाई और अपनी बीवी का अच्छा शोहर नहीं बन सका। आपकी को मुझसे की गई सारी तकवात को पूरी नहीं कर सका। मैं अपने हर काम को अधूरा छोड़ने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। वो लफ्ज़ों को तोड़ तोड़ कर कह रहा था। बोलने की वजह से इसकी सांसें उखड़ी थी। बाबा मेरी बहनों का ख्याल रखिएगा, कभी इन्हें मेरी कमी महसूस नहीं होने दीजिएगा। हर मुश्किलात में इनके साथ खड़े रहिएगा। एक दोस्त, भाई और एक बाप बनकर अबरीश तुम्हें मेरी तरफ से इजाज़त है दूसरी शादी करने की। मैंने अपना हक आप सब पर माफ़ किया, आप भी माफ़ हो। इतना कहकर कलमा अपनी ज़बान से अदा करता हुआ इस फ़ानी दुनिया को छोड़कर जा चुका था। अपनी सांसों की दौड़ को तोड़ चुका था। अपने साथ की गई हर ज़्यादती को माफ़ कर चुका था। भाई 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 उठे, हमें अकेला छोड़कर मत जाएं प्लीज़, ऐसा मत करें भाई। दोनों बहनें इसके ले गले से लिपटी चीख चीख से पुकार रही थी। कैसर साहब दूर खड़े अपने घर को लुटते हुए देख रहे थे। अबरीश मुंह पर हाथ रखे रो रही थी। फ़रज़ीन उठो बेटा, अपने बूढ़े बाप को ऐसे तनहा छोड़कर मत जा, मुझे माफ़ कर दो बेटा। मैं हूँ तुम्हारी खुशियों को छीनने वाला, मैं हूँ तुम्हारी ज़िंदगी को झंडू बनाने वाला, मुझे माफ़ कर दो। अपने बाप को माफ़ कर दो बेटा। वो इसके पैरों के पास नीचे ज़मीन पर बैठे अपना सर इसके पैरों से टकाए माफ़ी मांग रहे थे। अपने हर गुनाह को कबूल कर रहे थे। अंकल अब माफ़ी मांग कर क्या फ़ायदा, ये तो अपनी पूरी ज़िंदगी आपकी दी गई अज़ियतें तकलीफ़ें सहते सहते मर गया। अपना आपकी माफ़ी से वो वापस आएगा, ना ही आपके घर की खुशियाँ वापस आएंगी। हर वालिदैन को अपनी औलाद के साथ दोस्त बनकर रहना चाहिए, ताकि औलाद भी अपने दिल की हर बात इनसे बिला झिझक कह सके। तारिक इन्हें सच का आईना दिखाकर वहाँ एक पल नहीं रुका था। फ़रज़ीन को दुनिया से गए हुए 2 साल गुजर चुके थे, लेकिन आज तक खुशियाँ कभी इनके दरवाजे का रुख नहीं किया था। घर कर्जे की वजह से कंपनी के कब्जे में चला गया था। कैसर साहब और इनकी बेगम एक कमरे का मकान लेकर किराए पर रह रहे थे, जिसकी अदायगी तारिक हर माह आकर कर दिया करता था। कैसर साहब और नसीमा बेगम बेटे की गम में ज़्यादा बीमार रहते थे। दोनों बहनों के घर बेटा हुआ था। ससुराल वालों ने माँ बाप के घर आने जाने पर पाबंदी लगा दी थी। वो इस बुढ़ापे में अपने बेटे को याद करके दिन रात रोते रहते। इस दुनिया फ़ानी को छोड़कर मैं इस तरह चला जाऊंगा कि अपने यादों के सहत तेरे रूम रूम में तारी कर जाऊंगा। तू आंखें बंद करेगी तो अपने सामने मुझको पाएगी, ऐसा एक मंजर मैं तेरी आंखों में छोड़ जाऊंगा। तो कैसा लगा ये नावल? राइटर ने एक मर्द की कहानी बयान की थी, और इसमें कुछ हद तक तो रियलिटी थी कि कुछ मर्द इस तरीके से अपने ख़ानदान के हाथों मजबूर हो जाते हैं, अपने माँ बाप के हाथों मजबूर हो जाते हैं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर जाके उन्होंने एंड किया है। तो इसमें जो है वो हर एंड ऐसा नहीं होता, हर एंड में हैप्पी एंडिंग भी होती है। इंसान एडजस्ट कर ही लेता है अपनी लाइफ में। तो आपको क्या लगता है कि इसका एंड ऐसा होना चाहिए था, और इसमें कितनी रियलिटी थी, मुझे बताइएगा। इंशाल्लाह अगले नावल के साथ बहुत जल्द हाजिर होती हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।